उन्होंने कहा एक पुलिस वालों से कि इसकी पैंट निकालो, हम्म, ये दिखाओ कि इसकी पिटाई हो रही है। उन्होंने मेरी पैंट निकाल ली। अरे पिटाई नहीं हुई इसका मतलब इसकी। फिर वे एक वो लाए, क्या नाम, करंट लगाने की एक मशीन थी उनकी। उन्होंने मेरे यहाँ पे चिमटी लगाई और जब वो पहला शॉट दिया तो हल्का बटन पे ही हाथ रहता था उनका, ऐसे दबाते थे, उसमें मेरी गर्दन ऐसे हलती थी। जो मेरे आधे हिस्से में कभी दर्द नहीं हुआ, मेरे इसी हिस्से में सबसे ज़्यादा दर्द हुआ यहाँ पे, जो आज भी मुझे सूजन आती है कभी कभी, और मेरा आधा फेस में ही लाल भी हो जाता है कभी कभी उस चीज़ को सोच के। मेरी भी पेंट निकाल ली और 150 या 200 मुझे कोई गिनती नहीं है, ये खाल नहीं रही थी, खून और मांस इन पैरों से बह रहा था। ये उंगली करंट से पहले ही हालत ख़राब हो रही थी। और फिर वो उन्होंने ऊपर करवा दी। फिर कहा कि ना रोटी खिलाओ, गाली दे, कभी हमारे मुड़ जाए। तो आधी रोटी खाई गई सर, कहाँ खाने का मन कर, बैठा भी नहीं जा, वो पैर भी ऐसे हालत हो रही थी कि बैठा भी नहीं जा रहा था। ये घुटने आज भी अगर आप हाथ लगाओ तो आपको एक लाठी का दिख जाएगा कि कहाँ लाठी लगी हुई है। आज भी हड्डी मेरी अंदर से पिच गई है सर, दबी हुई है। तो जब वे बजाने लगे वहाँ पे, अस्पताल में गिर के उन्होंने बहुत बजाया, फिर मारा डॉक्टर के सामने मारा। और वो डॉक्टर साहब मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल ठीक लिखी कि कहीं खरोंच भी नहीं है, फिट है बिल्कुल। जब ये सारी शरीर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था तो मैंने उन्हें कहा कि साहब आप मुझे गोली मार दो। ये शब्द मैं बोल रहे थे। और आज मैं महसूस भी करूँ कि लोग बोलते हैं कि वो उससे प्यार करे, वो उससे प्यार करे। इंसान सबसे ज़्यादा प्यार करे खुद से। आईओ साहब आते हैं कोर्ट में, मेरे से आके पूछते हैं, मैं इसी हाल में कोर्ट में था, कह रहे कि वकील साहब आप किसकी तरफ से हो। ये उनका वाक्य था। मैंने कहा आप मुझे नहीं जानते, ये वही थे, ये वही आईओ साहब थे, ये वही थे। ये वही थे। आज के पढ़ाकू नितिन में कहानी सुनेंगे। कहानी 12 साल पहले एक रात की। 18 साल का एक लड़का पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इल्जाम था 2 कांस्टेबल्स की हत्या का, जिनमें एक शहीद हो गया और एक बहुत इलाज के बाद किसी तरह बचा। लेकिन उस लड़के को तो जेल में ठूंस ही दिया गया। फिर वो लड़का 2 साल 4 महीने 16 दिन जेल में ही रहा। हर तरह का टॉर्चर जो आप सोच सकते हैं वो सहा। मगर उसकी जिजीविषा खत्म नहीं हुई। उसने निश्चय किया कि जेल से बाहर निकलते ही वो कानून की पढ़ाई करेगा, वकील बनेगा, अपना मुकदमा खुद लड़ेगा। ऐसा हुआ। जमानत मिली, वो बाहर निकला, उसने लॉ किया। लॉ करने के बाद दूसरों के मुकदमों के साथ अपनी पैरवी खुद की। और वो दिन भी आया जब वो बाइज्जत बरी हुआ। फिल्मी कहानी लग रही होगी लेकिन है हकीकत। अमित चौधरी बागपत के रहने वाले हैं और प्रैक्टिस मेरठ में करते हैं। आज पढ़ाकू नितिन में हमारे साथ हैं। उनसे 12 साल पहले की वो कहानी भी सुनेंगे, क्या उन्होंने जेल में सहा ये भी सुनेंगे, फिर वकालत की, इसके बाद आज वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहा है और अब अपनी कहानी के साथ वो हम सबके साथ हैं। अमित भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको सबसे पहले नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया। आपका धन्यवाद कि आप अपनी प्रैक्टिस में इतने व्यस्त रहते हैं फिर भी आप आए। जी। ये बताइए कि 12 साल पहले जब जेल गए होंगे तब तो नहीं सोचा होगा कि कभी 12 साल बाद ये सब होगा। कभी सपने में भी मैंने नहीं सोचा था कि वो दिन मुझे देखना पड़ेगा, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तारीख क्या थी? 12 अक्टूबर 2011 का वो दिन था जिस दिन मेरे चेहरे की 18 साल की उम्र में एक हंसी खुशी सब चली गई थी। हुआ क्या था? कहाँ थे? क्या घटा था? क्यों घटा था? आप कहाँ से आ रहे थे? कैसे पकड़े गए? 12 अक्टूबर के दिन की शुरुआत करूँ तो एक आ- आम दिन की तरह मैं अपनी दिनचर्या में व्यस्त था। पहले कॉलेज गया और कई दिन से मेरी बहन का फ़ोन आया था कि काफ़ी दिन हो गए तुम मिलने नहीं आया। तो मैंने इग्नोर करता रहा क्योंकि उस टाइम पे बीए सेकंड ईयर का मैं छात्र था और एग्ज़ाम फार्म मेरे आए हुए थे। तो मैंने कहा कि एग्ज़ाम के बाद आऊँगा या एग्ज़ाम से पहले आऊँगा। तो फार्म में कॉलेज में पहले बड़ौद के दिगंबर जैन कॉलेज में मैं पढ़ता था वहाँ पे। तो वहाँ पे उस दिन अपना फार्म जमा करा नॉर्मली। फिर मैं घर भी बता के आया था कि आज मैं वहाँ जाऊँगा और मैं कल आ जाऊँगा वापस से। तो मैं जो ट्रेन से शामली पहुँचता हूँ और उस गांव में पूरे दिन में 3 ही बस जाती है, 10 बजे, 2 बजे और शाम को 5 बजे। तो वो बस मैं कुछ लेट पहुँचा उस बस स्टैंड पे शामली के, वो बस निकल चुकी थी। लेकिन वो बस मैंने दौड़ कर पकड़ी। मैं सोचता हूँ कि काश वो बस ना मिलती, वो बस निकल जाती तो ज़िंदगी आस और काश में ही बीती।
काश तो ये था कि बस निकल जाती, आस ये था कि पता नहीं कब इस चीज़ से छुटकारा मिलेगा। तो मैं उस गाँव में पहुँचता हूँ और मुझे वहाँ पे मैं पहुँच 2-3 घंटे ही हुए थे। जैसे ही रात्रि का समय होता है तो उस गाँव में उन दिनों एक लाख का नामी बदमाश सुर्खियों में था, सुमित कैल, जिस पे दर्जनों से ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे। सुमित कैल जिसका एनकाउंटर भी हो चुका है। दर्जनों से ज़्यादा मुकदमे थे, उसकी गाँव में गैंगवार थी। मुझे भी नहीं पता था कि आज इस रात क्या होगा, लेकिन उस रात उसने 2 पुलिसकर्मियों पे हमला करके थाना भवन, उस गाँव से थाना भवन की एक मस्तगढ़ पुलिया है जो गाँव से करीब 4 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे पुलिसकर्मियों पे उसने हमला करके अपने गैंग के साथ मिलकर राइफलें लूट ली। बड़ी हाईलाइट घटना थी और इस मामले का सीधा उस टाइम पे मायावती जी की सरकार थी, सीधा मामला मायावती जी इस केस में संज्ञान ले रही थी। तो बड़ा हाईलाइट प्रोफाइल आप समझ सकते हैं क्या मैटर रहा होगा यू। तो इस केस में मैं नॉर्मली अपने फिर घर पे आ गया। उस दिन अरेस्टिंग नहीं हुई मेरी, किसी की भी अरेस्टिंग नहीं हुई उस दिन। तो दिन बीतते रहे 12 दिन 13 दिन 14 दिन। तो इस केस में क्या हुआ कि जैसे मैं उस दिन आया था उस गांव में, तो मेरी लोकेशन तो उसी गांव की मिलेगी ना, जब मैं उस गांव में था। घटना स्थल की तो मेरी लोकेशन नहीं है ना। तो ये मुझे नहीं पता कि जब वे उस बदमाश की, जिनके मेरी बहन है, वे किस रूप से मदद करते थे, उसे शरण देते थे, खाना देते थे, या उसके साथ इन्वॉल्व थे या नहीं थे, वे जानते हैं इस चीज़ को। वो गाँव एक छोटा सा गाँव है जिसमें 4 खानदान है। पुलिस से जुड़ा हुआ मैटर था, ऐसा कोई घर नहीं बचा जिस पे मुकदमा दर्ज ना हुआ हो। अच्छा। उनमें से एक आदमी मैं भी था, सबसे कम उम्र का मैं था जिस पे मुकदमा दर्ज हुआ। और जब उन सब की अरेस्टिंग हुई, वे सब लोग तो उठा भी लिए, तो उनमें से वे बोलना मैं उचित भी होगा क्योंकि मैं सच को बोलने से कभी हिचकिचाहट नहीं महसूस करता। कुछ लोग तो छूट गए, आप जानते हुए लोग कैसे छूटे हो गए, कुछ उनमें से रख भी लिए। तो इनमें एक आरोपी जो था वो मेरी बहन का देवर भी था। उनका कुछ ना कुछ कांटेक्ट होगा आपस में, वो उसकी आत्मा जानती है या वे लोग जानते हैं उसने घटना की या नहीं की। तो जैसे ही वे सब लोग उठाए गए तो उस दिन मेरी भी लोकेशन उस गांव की मिली, क्योंकि मैं बाहर का आदमी था। मेरा गांव बागपत में किरठल गांव है और बड़ा चर्चित गांव है मेरा भी। तो मेरे गांव में भी आपने सुना होगा, बड़ा चर्चित गांव है खूब। तो कहीं ना कहीं पुलिस के मन में ये आया कि किरठल का लड़का है, घटना वाले दिन कैल में आता है और उस दिन घटना होती है और फिर अपने गाँव में तो हो ना हो इसी वारदात को अंजाम देने आया होगा। तो ये कहीं ना कहीं उन्हें डाउट हुआ, लेकिन वो डाउट उनका सच साबित थोड़ी था। जब मैं घटना में, कोई उद्देश्य तो मेरा होना चाहिए था ना कि कांस्टेबल से मेरी कोई रंजिश हो या कोई मेरे परिवार की रंजिश हो या मुझे कुछ आवश्यकता हो। मेरा तो कोई दोषी नहीं था। सही। और मुझे उस अपराध में शामिल किया गया जिस अपराध का मुझे ना ही मेरा कोई लेना देना था, ना वो बदमाश देखा था मैंने आज से पहले। तो जैसे ही वे सब लोग उठाए गए तो रिश्तेदारी थी, स्वाभाविक बात है, सूचना आना तो तय था कि ऐसे ऐसे पुलिस अब गांव में आने लग रही। तो एक बाप मजबूर होके अपने बेटे को कोई ऐसे ही नहीं सौंपता पुलिस को, पुलिस आएगी और दे देंगे। तो मेरे पिता ने मुझे कहा कि अमित, पुलिस आएगी, मैं फेस करूँगा। तो मेरे पिता की उस टाइम पे आँख बोलते हैं, आँख में लेंस वेंस डलवाया था, 5 दिन ही हुए थे बने हुए। तो मेरे पिता ने, हमारे परिवार के ही है, उनके घर पे मुझे सुला दिया। सुलाने के बाद वे मेरे पिता को रात को उठा के ले गए। मेरे पिता की जो आँख बनी थी, उन्होंने वो आँख मेरे पिता की बहुत दबाई, बहुत गालियाँ दी, बहुत पिटाई करी, बहुत मतलब यातनाएं दी मेरे पिता को भी। उसके बाद मैं तो बच्चा था, मैं अपने परिवार का आराम से सो रहा था, लेकिन मुझे भी नींद कहाँ आई थी जब ऐसी चीज़ सुनने को मिली कि ये हो गया, जिसमें दोष भी नहीं था मेरा कुछ भी। तो करीब मैं 4 बजे सुबह के अपने घर पहुंचता हूँ, जो परिवार के लोग थे उनके घर से अपने घर पहुंचता हूँ। तो मैंने जो अपने घर में तांडव देखा, हमारी खाट सब टूटी हुई थी, हमारा सामान सब खिंडा हुआ था, और मेरी बूढ़ी माँ जिसकी साड़ी भी ज़मीन में गिरी थी, बहुत बुजुर्ग हो रही है मेरी माँ, उसके हाथ में एक दिया था। हमारे घर में इन्वर्टर की व्यवस्था थी, और उन्हें जब ये लगा पुलिस वालों की कि ये बुजुर्ग अम्मा, इसकी दहशत की वजह से इसकी जान जा सकती है, तो वे मेरे पिता को जब ले जाने लगे, तो कोई भी हो तो पूछते तो ये क्यों ले जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि कुछ पुलिस वालों ने कि अभी प्रधान तक लेके जा रहे हैं, गांव के प्रधान तक, और हम छोड़ देंगे। उसके बाद जब मैं अपने घर आया, और वो मेरी माँ ने वो फेस किया था कि गांव के इतिहास में आज तक इतनी पुलिस नहीं आई होगी।
हाँ, मामला भी क्योंकि पुलिस से जुड़ा ही था। पुलिस से जुड़ा हुआ था, मेरा गांव भी चर्चित था। तो उन्हें ये लगा अमित कोई बड़ा अपराधी होगा, बड़ा होगा, लेकिन वे मुझे जानते भी नहीं थे, ना मेरी उम्र जानते थे, ना मेरा नेचर जानते थे, ना मेरा कैरेक्टर जानते थे कि मैं किस प्रवृत्ति का इससे आदमी। पहले आप पर किसी मेरा तरह का कभी भी कोई एक शांति भंग का भी मुकदमा ना उस कुछ घटना से पहले ना बाद में, और ये घटना भी अज्ञात के मुकदमे मुझे शामिल किया गया। पहले अज्ञात में था, पहले मुकदमा अज्ञात में था, फिर बाद में जितने फिर मिले तय हुआ कि आप हैं। 17 लोग। हाँ, 17 लोग, कुछ हाँ। कोई भी। अभी धीरे धीरे बात बताऊंगा, सारी बात कैसे कैसे क्या हुआ। तो ऐसे ऐसे फिर वे मेरे पिता को ले गए। फिर शाम होते होते मेरे भाई को भी उठा लिया। अच्छा। उस टाइम मेरे भाई एमएससी फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे थे और बीटीसी भी उस टाइम पर कर रहे थे। फिर हमारे रिश्तेदार भी उठा लिए। बागपत में हो रहा था ये सब मुजफ्फरनगर में हो रहा था, लेकिन जो रिश्तेदार थे सब वो कर लिए थे। फिर शाम होते होते मैंने खुद डिसीजन लिया कि मैं जाऊंगा अब जा। तो मैं फिर शाम होते होते बागपत में गांव है सरूरपुर, जहाँ मैं एग्ज़ाम देता था, तो मेरे पिता, मैं वहाँ आदमी क्या करता है जब इस उम्र में, जब आपकी जेब में पैसे ना हो, ऊपर से मैं कह रहा हूँ कि लोग ये कहते हैं ना, कोई गांव निकलना मुश्किल हो जाता है जब पीछे पुलिस होती है। पेट में दर्द दो ही कंडीशन में होता है, तो बीमारी में होता है या दहशत में होता है। तो दहशत में फेस कर रहा था बिना बात की कि पता नहीं क्या हो जाए। तो मैं वहाँ पे गया और बागपत के सरूरपुर गांव से मुझे रात्रि 7 सवा 7 बजे क्राइम ब्रांच की टीम ने उठा लिया। जिस घर से उठाया उनके यहाँ पेपर दिए थे, उनमें बुजुर्ग अम्मा बोली कि ये लड़का बहुत अच्छा है और इसने कुछ नहीं किया। कह रहे अम्मा, फिर कह रहे वे, उन्होंने मेरे से ही पूछा, जितने भी क्राइम ब्रांच वाले आए, कह रहे बेटे अमित कौन सा है। तो वे सोच, अब जब मैंने ऊपर को अपनी नज़र दौड़ाई तो सारे बुलेट प्रूफ जैकेट थी, सबके हाथ में 47 थी। अब हमने अपने ज़िंदगी में कभी थप्पड़ नहीं मारा, कोई हथियार हाथ में नहीं लिया। एनसीसी मेरे पे थी, जो प्रैक्टिकल के दौरान एलएमजी उन्होंने लाइट मशीन गन रखी थी, उसकी मुझे जानकारी थी क्योंकि वो मैंने वो दिया था। लेकिन वैसे नहीं कि हमारा कोई अपराध है। मैं तो देश देश की सेवा की भावना मेरे मन में थी। आर्मी में जाना चाहते थे? आर्मी में जाने वाला था। एनसीसी में सी प्रमाण पत्र में प्राप्त कर चुका था। 15 दिन बाद ही मेरा सिलेक्शन भी होना तय था, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। तो जैसे ही मैंने ऊपर देखा, सारा घर वो पुलिस ने जो घेर रखा था, वे कह रहे कि अमित कहाँ है, अमित कहाँ, अमित को ढूंढ रहे थे। मैं उनके बीच में था। उन्होंने कहा कि ये है अमित। मैं देख के भरोसा भी नहीं हो रहा था कि यही होगा, ये होगा। तो उन्होंने मत्थे में हाथ मार के ये कहा, जितने भी स्टाफ पुलिसकर्मी थे, अधिकारी थे, अब ये अमित, कहीं कहीं जिलों की पुलिस इसके पीछे पड़ी हुई है, ये तो हमारे बच्चों से भी छोटा है। आप ये कह सकते हो कि 18 से 21 साल का जब मैं जेल में हुआ, तो मेरे हल्की हल्की मूछें भी जेल में, यही कोई बार तो मैं इतना हल्का था। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई। तो फिर वे मुझे उठा कर ले गई। तो उन्होंने तमाम उच्च अधिकारियों को तुरंत फ़ोन करने शुरू कर दिया, सर अमित मिल गया, सर अमित मिल गया। तो उधर से मैं आवाज़ सुन रहा था, मैं बैठा हुआ। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो मीडिया है, आप इसे वहीं ले चलो जहाँ पे हम आते हैं। तो रात्रि में कई अधिकारी आते हैं और इशारा जो होता है उनका, समझ रहे हो गया आप, टॉर्चर का, वो इशारा करके वे चले जाते हैं। फिर उसके बाद हमें मुजफ्फरनगर ले जाया जाता, क्योंकि 28 सितंबर 2011 को प्रबुद्ध नगर का गठन हुआ था। जिला बने 15 दिन हुए, तो सारी व्यवस्थाएं मुजफ्फरनगर से संचालित हो रही थी। तो वहाँ पे हमें ले जाया गया। हमें नई मंडी जो थाना है उसकी हवालात में बंद कर दिया गया। उससे जो मिला हुआ है जो क्राइम ब्रांच का, उस टाइम पे क्राइम ब्रांच तो बाद में इसका गठन हुआ यूपी में, इसे बोलते थे एसओजी, स्पेशल ऑपरेशन। एसओजी बनाई हुई थी। तो एसओजी वाले हमें उस हवालात में ले गए। पहले तो उस रात तो उन्होंने कुछ नहीं कहा है मुझे। अब जो अगले दिन, उस रात मैं देखा कि उस केस से संबंधित और भी लोग उस हवालात में बंद थे, और मुजफ्फरनगर की कई हवालात में इस केस से संबंधित अलग अलग लोग बंद किए हुए थे। तो उनमें से कई लोग बैठे थे वहाँ पे। मैंने कहा आप भी इसी केस में हो गए। तब तो बड़ा केस हो गया होगा, खूब अखबारों में छप रहा होगा, खूब फॉलोअप किए हैरत जा रहे की होंगे। बात यह है कि जब मुझे इस केस में उठाया गया, वो 24 अक्टूबर का दिन था। 24 अक्टूबर को मेरी सरूरपुर से उन्होंने उठाया था मुझे, गाँव से ही मतलब। तो उस केस में उठा लिया उन्होंने मुझे, और मेरी गिरफ्तारी दिखाई उन्होंने कि हमने 3 नवंबर को अमित मिला और 4 नवंबर को जेल भेज दिया। ऑब्वियसली वो बीच के दिन गायब हो गए, बीच के दिन इसमें वे टॉर्चर गायब कर करना दिए। था, मारना था, पीटना टॉर्चर था। करना था, पिटाई करना था। लेकिन जैसे ही मुझे उठाया गया तो मीडिया को सूचना मिली, उन्होंने मेरा नाम मीडिया में रोज का करा कि इस गांव का आदमी इस केस में उठाया हुआ है। अखबारों में 24 से ही आना शुरू हो गया होगा। अखबारों में 24 तारीख से आना शुरू हुआ कि अमित पुत्र गजय सिंह निवासी किरठल सिपाही हत्याकांड में हिरासत में लिया हुआ है, सही। पूछताछ जारी। तो लगातार पूछताछ
जारी की सूचना आती रही। हम्म। तो मेरा परिवार जो वे कुछ ही घंटे उन पुलिस की कस्टडी में रहे, वे इतने भयभीत हुए। जब मैं उनकी हिरासत में था तो वे 13 दिन मेरे से मिलने भी नहीं आए, कोई परिजन कोई रिश्तेदार कोई नहीं आया मेरे पास। तो 12 दिन 5-6 दिन तो जब मेरी पिटाई शुरू हुई तो मुझे दर्द हुआ। क्या हुआ शुरू से बताइए, इन 12-13 दिन में तो जब तक पहला उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया इस आदमी को पकड़ा? पहला दिन था जैसे उस हम्म। दिन तो 24 अक्टूबर को उन्होंने मुझे अरेस्ट किया, हम्म। उस हवालात में ले जाके बंद कर दिया। हम्म। जो अगले दिन की सुबह थी वो एक अलग ही सुबह थी कि ऐसा लग रहा था कि वो बर्दाश्त से बाहर थी। ये जो उंगलियां आज भी मेरी टूटी हुई है, ये देखो आपको इसमें गैप दिखाई दे रहा है। हाँ। ये उंगलियां सारी आज नहीं मिलने की है, उस टाइम पर उन्होंने पीछे मिला दी थी, जिसकी सूजन भी करीब 3 माह बाद उतरी थी दोनों हाथों की मेरी। तो फिर ऐसे टेबल पे हाथ रखवाते थे हम्म। और बारीक बारीक कमच डंडियाँ होती थी, खूब ही हाथ मेरे सूज जाते थे। हम्म। ये आप ये कह सकते हो उन पे मेरी जो खाल नहीं थी। हम्म। फिर कोई पुलिस का अफसर कोई भी हम्म। थप्पड़ चाटे तो पता नहीं 150 200 400 थप्पड़ मेरे रोज का लगते थे। 12 दिन मुझे नहाए हो गए थे हम्म। और मेरे कपड़े भी फाड़ दिए थे उन्होंने। हम्म। एक साइड से मेरी शर्ट भी फटी पड़ी थी, पैरों की चप्पल भी निकाल ली थी। हम्म। उसके बाद फिर यहाँ तक कि उनकी बात बर्दाश्त नहीं हुई, उन्होंने कहा कि राइफल बताओ कहाँ है। हथियार बरामद करना था। हाँ जी। केस। मैंने कहा साहब मुझे नहीं पता। 12 दिन पीटते हो मुझे, पीटा मैं, सारा टॉर्चर सहा वो बताऊंगा कैसे कैसे किया उन्होंने। 13वें दिन जो इसमें धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति पकड़ा गया, उसने राइफलें संजीव के घर से बरामद कराई। दोनों की कैंसर से मृत्यु हो चुकी, बरामदगी कराने वाले की भी और जिसके घर से बरामद हुई उसकी भी, जजमेंट से पहले। तो उसके बाद जेल भेजा। उसके बाद कुछ डिमांड भी आई उनकी ओर से, जो मैं मैसेज नहीं पहुंचा सकता था अपने परिजन को, और अगर मैं मैसेज पहुंचा भी देता तो उनकी क्षमता नहीं थी। हाँ, पैसे कहाँ से लाते? तो फिर उन्होंने मुझे, एक अफसर ने ये भी कहा भी तुम्हारा कोई वारिस नहीं है परिवार में। तो मैं क्या बोलता उस टाइम पे 18.5 साल की एज में। तो उन काफ़ी फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक टेबल पे बैठाया और एक सबसे पहले जो मुझे मुलाकात हुई थी वहाँ के जो इंस्पेक्टर थे, जो इस घटना के वादी थे, उन्होंने कहा कि पहचाना मुझे? मैंने कहा जब 12 दिन पिटाई हो गए थे, याददाश्त वैसे ही आदमी की डाउन हो जाती है। तो वे उसी थाने के इंस्पेक्टर थे कि उन्होंने पहचाना मुझे? मैंने कहा याद नहीं आ रहा साहब मुझे, मैं इतने अफसरों से सामना कर रहा हूँ कि मैं पहचान नहीं पा रहा आपको। मतलब पिटाई हुई तेरी? तो मैंने कहा हाँ जी। तो उस टाइम पे मेरी सारी जगह पिटाई हुई थी, बस यहाँ पे मेरी पिटाई नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा एक पुलिस वालों से कि इसकी पैंट निकालो, ये दिखाओ कि इसकी पिटाई हो रही है। उन्होंने मेरी पैंट निकाल ली। अरे पिटाई नहीं हुई इसका मतलब इसकी। फिर वे एक वो लाए, क्या नाम, करंट लगाने की एक मशीन थी उनकी, उन्होंने मेरे यहाँ पे चिमटी लगाई और जब वो पहला शॉट दिया तो हल्का बटन पे ही हाथ रहता था उनका, ऐसे दबाते थे, उसमें मेरी गर्दन ऐसे हलती थी। जो मेरे आधे हिस्से में कभी दर्द नहीं हुआ, मेरे इसी हिस्से में सबसे ज़्यादा दर्द हुआ यहाँ पे, जो आज भी मुझे सूजन आती है कभी कभी, और मेरा आधा फेस में ही लाल भी हो जाता है कभी कभी उस चीज़ को सोच के। तो उन्होंने मुझे 3 शॉट दिए लगातार, 4-5 दिन तक मुझे करंट दिया उन्होंने। उसके बाद फिर अगले दिन फिर उस टॉर्चर रूम में मुझे ले जाया गया। ये कहाँ हो रहा था जगह? ये नई मंडी थाने की हवालात में बंद नई था। मंडी थाने में था। एसओजी का ऑफिस बराबर में आज भी होता है, पहले भी था, आज क्राइम ब्रांच बोलते हैं, ठीक उससे है। पहले एसओजी का ऑफिस था। ठीक तो है। वहाँ पे मैंने अक्सर फिल्मों में टॉर्चर देखा था कि 3rd डिग्री क्या होती है, लेकिन अपने ऊपर महसूस कर रहा था मैं। एक टेबल ऐसी थी कि उसमें गर्दन ऐसे हो जाती है और हमारा ये हिस्सा नीचे को हो जाता है, पैर ऊपर को हो जाते हैं। तो ये पैर मेरे बंधे हुए थे, वे पैरों का हिस्सा ऐसे हुआ और गर्दन ऐसे हुई। तो पैरों पे तो सामने से लाठियाँ मार रहे थे और आधी बाल्टी पानी था, वो मेरे नाखूनों को यहाँ को वो पानी में डाल रहे थे कि बता राइफल कहाँ है। फिर 1-2 और आदमी आए जिन्हें मैं जानता नहीं था, वे बोले इसके ऊपर थूकिए। तो उन्होंने थूका तो नहीं, वे मतलब उन्होंने सारे प्रयास किए। तो उसके बाद उन्होंने करंट लगा लिया, उसके बाद फिर उन्होंने मुझे खोल दिया। फिर और किसी केस में आदमी को वे पकड़ के लाए थे, उसके साथ उन्होंने एक टॉर्चर ऐसा करा मुझे उसका ट्रायल के तौर पर दिखाने के लिए कि अब कुछ समय बाद तेरे साथ भी ऐसे ही होने वाला है। तो उन्होंने ऐसे मुझे दीवार पे बैठाया और ये जो पैर का हिस्सा होता है ये आज शायद मैं नहीं खोल पाने का। 2 अफसर आए और ये पैर मेरे ऐसे हाथ की तरह ऐसे मेरे पैर स्ट्रेच कर दिया। बिल्कुल और ऐसे सिर्फ पैर मेरे खोले नहीं, 2 अफसर ऐसे बिल्कुल दबाव दे गए, मेरी चीख ऐसे निकल गई थी कि आज भी मैंने पैरों से चल नहीं पाता, पैरों पर चढ़ जा। अब मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो पाया था। आज भी मेरे पैरों में उस दिन से 12 साल से उबाल रहता है, मेरे घुटने से नीचे इतनी पिटाई हुई है मेरी।
आज भी मेरी हड्डी की अगर बात करोगे तो मेरी हड्डी में ऐसे इतने आज भी मेरे हम्म, जख्म है। हम्म, तो उन्होंने मेरे ऐसे पैर खोल दिए, और पैर खोलने के बाद उन्होंने करंट लगाया, पानी लगाया, फिर उसके बाद उन्होंने फिर फर्श पे ऐसे लिटा दिया, सिर्फ मेरे पैर पैर ऊपर उठाए। पैर कपड़े में बांधे हुए थे, उस कपड़े में एक डंडा रखते ताकि पैर पैर ऊपर रहे, आदमी जमीन जमीन में आधा हिस्सा रहे, बस उसे ऐसे पीटते रहे पैर। और पैर पीटने के बाद वे सिर्फ बैठने नहीं देते फिर। अब जिसके पैर से खून आ रहा हो, जिसके हम्म, पैर सूज रहे हो, उसे हम्म, दौड़ने के लिए बोलते हैं हम्म, कि दौड़िए, कभी मर जाइए। हम्म, ना दौड़े तो फिर मारेंगे अलग। मारेंगे अलग। हम्म, जब ये सारी शरीर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, हम्म, तो मैंने उन्हें कहा कि साहब आप मुझे गोली मार दो। ये शब्द मैं बोले थे। और आज मैं महसूस भी करूँ कि लोग बोलते हैं कि वो उससे प्यार करे, वो उससे प्यार करे। इंसान सबसे ज़्यादा प्यार करे खुद से। ये मैं महसूस किया अपने अंदर। और ये सब चीज़ लगभग मैं 12 दिन तक ऐसा वहाँ टॉर्चर झेल रहा। और अभी तक नाम कागज पर आया भी नहीं नाम कि का यह लड़का यहाँ बंद है, नाम कागज़ पे भी नहीं आया था, कहीं किसी भी पटल पे मेरा रिकॉर्ड में नाम रखा ही नहीं। रिकॉर्ड में नाम ही नहीं था। हम्म, मेरा परिवार इतना सीधा था कि वे कोई मतलब पहली बार आप ये समझते हो कि किसी का पुलिस से सामना पड़ा था। तो ना मेरी एजुकेटेड मेरी फैमिली है, हम गरीब बेशक थे, लेकिन शिक्षा की नींव हमारे परिवार में पहले से रही। मेरे पिताजी 1975 के ग्रेजुएट है, एमए संस्कृत भी है, लेकिन ज़्यादा भाई बहन होते थे, उन्हें सब पढ़ाने के चक्कर में वे नौकरी नहीं कर पाए। तो ये सब चीज़ें उन्होंने मेरे साथ की। उसके बाद जब कुछ कागजी प्रक्रिया वो थी कि 11-12 दिन उन्होंने एसओजी ने, क्राइम ब्रांच ने रखा, और उसी थाने में हमें सुपुर्द कर दिया जहाँ से हमारा चालान होना था 4 तारीख में। अब वो जो रात है और वो दिन है, तो जैसे ही हम उसमें थाने में वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पे पीएससी का कैंप पहले से लगा हुआ था, क्योंकि जिसने ये घटना की थी वो 1 लाख का नामी था। पूरा डॉग स्क्वाड से डीआईजी वहाँ पे कैंप किए हुए थे, और सीधे उस टाइम पे यूपी के डीजीपी ब्रजलाल जी थे, ब्रिजलाल थे, और मायावती जी की सरकार थी। बिल्कुल। पूरा मामला लखनऊ से हैंडल किया जा रहा था। जिसने किया जी। वो पकड़ा गया था अभी तक? वो पकड़ा नहीं गया, वो तो सीधा एनकाउंटर ही हुआ है उसका। तो 12 अक्टूबर 2011 की उसने घटना जो की थी, 25 अप्रैल 2022 को, ओ सॉरी 22 कह रहा हूँ, 12 को उसका एनकाउंटर हुआ था एनकाउंटर बागपत हुआ। के छपरो। लेकिन इस दौरान जब आप पिट रहे थे 12 दिन में, जब आप पे टॉर्चर हो रहा था, कितने लोग अंदर किए गए, लेकिन जो मुख्य आरोपी है लोग तो सर वो मैं पार, इस वो अभी केस कहीं नहीं। लोग तो इस केस में करीब 100-200 लोग उठाए गए थे। आप समझ सकते होगे, सबके साथ ही हो रहा होगा। 100-200 लोग उठाए गए, तो उन्हें उठाने में और छोड़ने के बीच क्या क्या चीज़ें होती होगी वो आप समझ सकते हो। नहीं, आपने जो टॉर्चर बताया ये आपके अलावा भी और लोगों पे होता आपने देखा जो इसी केस में थे? हाँ, जो 17 लोग थे उनमें सब पे ये देखा, सब हो रहा और है, जो हमसे पहले जो उठाए गए थे, जो हमें दिखाई भी नहीं दिया, अलग अलग हवालात में थी, जो हमारे सब चलता आसपास रहा। जो इस केस में थे वो हमने देखा। ठीक। लास्ट दिन जब हम उस रात उसमें थाने में पहुंच गए, पहले तो हालत ख़राब हो रही थी यहाँ पे मुजफ्फरनगर में पीटते पीटते, फिर उसी थाने में पहुंचे जिस थाने का सिपाही शहीद हुआ था। तो आप समझ सकते होगे वो रात कैसी बीती होगी हमारे ऊपर। तो एक कांस्टेबल थे, मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा, सूर्यपाल जी उनका नाम था। वे जैसे ऐसे आँख बैठे थे, लेटने का तो कोई मतलब ही नहीं था, तो जैसे ऐसे झपकी भी लगी तो एक लाठी का सीधा डंडा यहाँ आता था। गाली भी देते थे कि तुम्हें हम सोने दे, हमारा जवान मारा है। मैंने कहा साहब हमने तो नहीं मारा। कह रहे वो आज उसने तो मारा है जो तुम्हारे उसका गैंग का है। मतलब उन्होंने ऐसी स्टोरी बना दी इन्वेस्टिगेशन के, तुम्हारे गैंग का बता दिया। और उस टाइम पे मेरी उम्र भी बहुत कम थी, मतलब आप कह सकते हो कि जवान में बारी आके हुआ हूँ। हाँ, तो उस टाइम पे एक फिल्म आई थी शाहरुख खान की, किसकी ये जानकारी तो है नहीं मुझे किसकी थी, तो वे कमेंट मारते थे पुलिस वाले कि वह रजिया गुंडों में फंस रही। तो सबसे कम उम्र का था मैं था, हाँ, 18 साल। कोई आके मुझे श्रीदेवी बोलता था पुलिस वाला। तो ऐसे ऐसे नाम कमेंट करते थे, पिटाई वे मेरे करते थे। तो फिर बैठा रहा, तो उस रात उन्होंने बहुत प्रताड़ना में दी, 3 तारीख की रात। अब जो 4 तारीख की सुबह होती है, वो एक 4 नवंबर 2011 का दिन ऐसा है कि जो मैं इन पैरों से अगर जो है चल नहीं पाता, तो सबसे ज़्यादा टॉर्चर मेरे साथ 4 तारीख में ही हुआ है, 4 नवंबर 2011। क्या हुआ? काफ़ी धुंध उस दिन आई हुई थी, सर्दी बहुत थी। सर्दी। तो सबसे पहले डोजियर सबका तैयार हुआ, कितने भाई बहन है, कितनी ज़मीन है, क्या कितनी इसकी शिक्षा है, तो सारा उन्होंने तैयार किया। उस केस में सबसे कम उम्र का मैं था। उस टाइम पे भी, उस टाइम आप बीए सेकेंड ईयर का छात्र था मैं। उस टाइम भी उन जितने भी आरोपी थे सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था, और आज भी। तो सबसे, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति सबसे ज़्यादा कमज़ोर थी। खराब थे।
वे सारे जो उनके वे ज़्यादा ज़मींदार थे, सारे 50-50 बीघे ज़मीन थी, और मेरे कितने तो उनके बच्चे थे जो उस केस में सारे आरोपी बनाए गए थे। हमें फिर एसएसपी साहब के यहाँ पेश करने की, उस दिन उन्होंने पहले डोजर तैयार किया, उनका एक रूटीन उनके माइंड में सेट था कि उस टाइम पे ये करना। तो फिर एसएसपी साहब के यहाँ पेश हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वहाँ से, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर हमें उसी थाने में लिया। हमें रास्ते में भी गाड़ी में पीटते पीट तो लाए। हुए ले गए, पीटते हुए लाए। और जैसे ही फिर हम उस थाने में दाखिल हुए, उस हवालात में बंद कर दिए। पीएससी ने पूरा गोल गोल बना घेरा लिया, बना लिया। सबके हाथ में लाठी थी। और पहले उस पीएससी के गोल घेरे से पहले एक बरामदा होता है जो उसका थंबल टाइप था, खंबा जो था। तो एक एक को निकालते रहे, और उस थंबले का ऐसे हाथ आगे को खींचते रहे ताकि वो भाग ही नहीं सकता वहाँ से कहीं। और पैंट निकाल ली, और जितना भी स्टाफ था, जिसकी सर्दी जब तक उतरी उतना उसने बजाया। उसने लाठी मारी। लाठी नहीं, फट्टा था वो। हाँ, फट्टे से लाठी की मारते तो बात दूसरी बिल्कुल। अब आएगी। तो शुरुआत में जैसे मैं कम उम्र का था, जैसे क्लास में मैडम मारती थी तो पहले कुछ गलती हो जाती तो ये सोचते थे कि पहले इसका नंबर आ जाए। तो 2-4 वे पिटते हुए देखे मैंने, उनकी हालत ख़राब देखी। तो मैंने सोचा, मैं कहा चल सबसे बाद में मैं जो चलूँगा। तो जब उनकी आवाज़ और वो चीख इतनी थी कि सारा स्टाफ बचा खुचा सारा, जब मेरी बारी आई वे इकट्ठे हो गए। यहाँ तक कि आया तो उन्होंने मेरी भी पैंट निकाल ली, और 150 या 200 मुझे कोई गिनती नहीं है, ये खाल नहीं रही थी, खून और मांस इन पैरों से बह रहा था। ये उंगली करंट से पहले ही हालत ख़राब हो रही थी। और फिर वो उन्होंने ऊपर करवा दी। फिर कहा कि ना रोटी खिलाओ, गाली देकर, कभी हमारे मुड़ जाए। तो आधी रोटी खाई गई सर, कहाँ खाने का मन करता, बैठा भी नहीं वो पैर भी ऐसे हालत हो रही थी कि बैठा भी नहीं जा रहा था। उसके बाद फिर उन्होंने बड़ी बड़ी हथकड़ियाँ ली, और गैप वाली, जिसमें एक आदमी यहाँ हो जाए ताकि गिरने लगा लाठी एक का लगे, दूसरा पूरा गैप दिया उन्होंने। तो इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने हथकड़ियों में जितने भी उस केस में थे, फिर हम उन पीएससी के बीच में गए, और वहाँ पे सर कोई ज़मीन में गिर रहा हो, किसी के पैर पे लाठी लग रही हो, कमर में लग रही हो, कुछ नहीं देखा उन्होंने। पब्लिक को बुला बाहर से, जो ई रिक्शा वाले होते हैं थाने में, अब देखो ये उस केस में है। थाने में पब्लिक भी थी, और बहुत ज़मीन में गिरा गिरा के मारा जा रहा था। फिर उसके बाद डॉक्टरी के लिए मेडिकल जो वहाँ का थाना भवन का वो था, वहाँ पे ले गए। वहाँ पे ले जाने के बाद डॉक्टर साहब से बोले, तो डॉक्टर साहब जब वहाँ पे लाइनें जो लगी हुई थी तो हमें अंदर से ले गए। 2 आदमी ऐसे थे, उनका मैं नाम लेने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। एक तो इस केस का आईयू, और एक सूर्यपाल जी, जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा टॉर्चर किया। तो वहाँ पे थाने में गए, ऐसे मेरे कान पे ऐसे करके पता कितनी बार ऐसा करते थे। तो डॉक्टर ने खिड़की बंद कर दी, सारे जो बाहर के मरीज थे उनके बंद कर दिए उन्होंने तत्काल से। तो कुछ एक प्लास्टिक की कुर्सी रखी थी वहाँ पे, और उन्होंने जैसे ये घुटने, आज भी अगर आप हाथ लगाओ तो आपको एक लाठी का दिख जाएगा कि कहाँ लाठी लगी हुई है। आज भी हड्डी मेरी अंदर से पिचकी हुई है, सारी दबी हुई है। तो जब वे बजाने लगे वहाँ पे, अस्पताल में गिर के उन्होंने बहुत बजाया, फिर मारा डॉक्टर के सामने मारा। और वो डॉक्टर साहब मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल ठीक लिखी कि उनके कहीं खरोंच भी नहीं है, फिट है बिल्कुल। उनके कहने पर रिपोर्ट तैयार होगी वो। उसके बाद एक लाठी ऐसी थी जो मेरे याद आ रहा, एक प्लास्टिक की कुर्सी रख रही थी, और जैसे ही मैं उस लाठी से हटा तो वो कुर्सी टूट गई थी ऊपर से। आप सोच सकते हो कि वो लाठी जैसे कितनी जोर से मार रहे हो। और ये लाठी भी लचकती थी, मतलब टाइट वाली लाठी, लोचदार थी। उसके बाद मैं बच्चा था, मेरे मन में ख्याल आया, मैं कहा कुछ देर पिटाई से हो सके अलग। मैंने कहा साहब मुझे वॉशरूम जाना। तो मैं, आदमी जब पिटाई इतनी ज़्यादा होती है तो कुछ तक कुछ बहाना मारता है। तो वे मुझे वॉशरूम ले गए। तो वहाँ ऐसी कोई स्थिति थी नहीं कि इतनी दहशत में तो वॉशरूम भी नहीं आता। तो उन्होंने फिर वहीं से बजाया मेरे। तो ये सारी चीज़ें उस दिन हुई। फिर जो है हमें थाने में लाए, और सारे फिर मुजफ्फरनगर की लेकर निकल पड़ते हैं हमें पेश करने के लिए न्यायालय में। वहाँ पे उनका पहले से ही प्लान था। कोर्ट में हमें ऐसे टाइम पे पेश किया गया जब माननीय न्यायाधीश महोदय लंच टाइम में थे, और पेशकार से कोर्ट के बाबू से उन्होंने
सेटिंग करके सिर्फ दूर से ही हम जब उस कटघरे में खड़े थे, आगे वे इस हिसाब से हुए खड़े कि ताकि नीचे की हालत ना दिखे हमारी। वाह। बस नाम बोला कि फलाना नाम, हाथ उठा दिया, कहाँ है, फिर ले जाओ। उसके बाद फिर पैरों में चप्पल नहीं थी, कपड़े फटे थे, शरीर खून से लथपथ था। तो वो पैदल ही पैदल हम न्यायालय से वे मुजफ्फरनगर जेल तक ले गए, करीब 1-1.5 किलोमीटर तक। हम्म, और जुलूस निकालते हो। जुलूस, हम्म, और जेल के गेट तक सर लाठी लगी, मारते हो मारते। ताकि लोगों में भी एक मैसेज जाता है। जेल तक हम जब गए तो जेल जेल में जैसा और लोग, वहाँ पे और लोग को ये अंदाज़ा हुआ कि इस केस के आदमी, उस केस में जो गिरफ्तार हुए वे आने लग रहे हुए, तो जेल में भी जो हम्म, गलत टाइप के लोग हुए वे हम्म, मतलब इस तरह से उत्सुकता से जेल के गेट पे खड़े रहते हैं। तो हम गए वहाँ, जेल के गेट पे बहुत भीड़ थी। तो जैसे ही मेरी हालत देखी जेलर साहब ने, तो पहले तो चीफ साहब जो एंट्री जेल में एंट्री करते हैं, उन्होंने देखा कि अच्छा इतने लोग आए हैं, इनके वो दो आप चालान दो, उनके जो किस उसमें आए हैं। तो वे तुरंत अपने साइन करके जिन्होंने हमें दाखिल किया था, 2 पुलिस वाले, वे बाहर निकलने लगे जल्दी से, जैसे उन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी हो। अच्छा, मतलब सौंप के जल्दी जल्दी निकलो हाँ, अपना। तो उन्होंने कहा रुकिए, ये तो मरने वाला, तो जेल प्रशासन की क्या जिम्मेदारी होगी, गलती तुम्हारी, हम क्यों भरेंगे। तो जेलर साहब आए, फिर उन्होंने कहा कि जिम्मेदार नहीं है, आप क्यों जा रहे हो ऐसे, रुको अभी। तो उन्होंने तुरंत जेल के डॉक्टर बुलाए और मेरे कपड़े निकाल के, जहाँ मेरे 1-1 इंच के घाव थे, दोबारा से मेरी डॉक्टरी कराई, फिर मेडिकल हुआ। फिर मेडिकल हुआ। तो एक रिपोर्ट तो मेरी वो थी जो हालात के विपरीत थी, और एक रिपोर्ट वो थी जहाँ मेरे इतना खून से लथपथ शरीर था। एक रिपोर्ट वो जिसमें कह रहे थे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, दूसरी रिपोर्ट वो जिसमें वो ये कह रहे थे कि ये मर भी सकता है कभी भी। ये मर भी सकता है। तो आम बंदी की तरह मेरी एंट्री वहाँ पे बैरिक में नहीं भेजा गया मुझे, मेरी जेल के रिकॉर्ड में सीधी एंट्री जेल के हॉस्पिटल में हुई। अच्छा, स्थिति इतनी खराब थी। स्थिति इतनी खराब थी। ये इसलिए भी थोड़ा ज़्यादा रहा होगा जो मुझे लगता है, क्योंकि इसमें सीधा पुलिस वाले मरे थे, तो पुलिस वाले भी जो थे उन्हें एक मतलब अंदर ज़्यादा दुश्मनी का भाव था, वो निजी तौर पे भी ले रहे थे शायद, नहीं डिपार्टमेंट देखो, पर जब सीधा। किसी के डिपार्टमेंट में घटना हुए, वही। तो लेकिन घटना उसके साथ करते न, उसके टॉर्चर तो नहीं मैं कहूँगा कि किसके साथ क्या करते, वो तो उनका काम था, लेकिन जिसने जो दोषी था उसके साथ तो बल प्रयोग करते हुए जांच तो करते पहले। आगे बताऊंगा मैं, अभी ठीक है, कहानी ख़त्म नहीं हुई फिर है। अस्पताल गया। फिर मैं अस्पताल गया, तो पैरों में भी सूजन थी, हाथों में भी, सब कुछ मतलब खोया खोया था। तो 2 दिन तक तो मैं सीधा भी नहीं लेट पाया, मुझे उल्टा ही वहाँ पे लिटाया गया। तो 6 तारीख की 2011 में ईद का दिन था, तो मुलाकात बंद थी जेल में। तो 7 नवंबर को मेरी पहली मुलाकात मेरे पिता के द्वारा, मेरे पिता ने जेल भी नहीं देखी थी। तो वे किसी बुजुर्ग को लाए कि मेरे साथ चलो, वे अकेले आए भी नहीं। तो तब से पहली बार मिलने आओगे। हाँ, मेरे साथ पहली बार मिलना है। मैं बड़ा मजबूत बनकर, जैसे मेरे कुछ हो ना, पिटाई ना हुई हो, तो एक वहाँ पे थोड़ा जहाँ मुलाकात का समय होता है, तो वहाँ कपड़ा बिछा के बैठते हैं। तो मैं बैठ ना पाया, लेकिन मैं फिर भी मजबूत सा बनकर इसलिए बैठने का प्रयास किया कि इन्हें ये मालूम ना हो, ये दुखी ना हुए। तो पिता पिता होता है, उन्होंने मेरी लोअर नीचे किया और रोने लगे। वे मेरे साथ, मेरे लिए जेल में 4-5 ट्यूब लाए थे कि ये ट्यूब लगा लेना, वो कर लेना। जेल में जब पैरों में सूजन इतनी थी, तो एक जो दाल होती है जेल की, उससे आदमी नमक के पानी से अपने पैर को सूजन उतारने के लिए कम करता है, जब और कुछ व्यवस्था नहीं बन पाती वहाँ पे। 5-6 दिन बाद फिर जब मैं वहाँ पे वॉशरूम भी जाता था, तो मैं बैठ नहीं पाता था अपने पैरों से, और मुझे ऐसे उठाते थे 2 आदमी, जब मुझे वहाँ पे ले जाते थे। हाँ, वो बच्चे की तरह उठा के हाँ जी। चलता पा नहीं रहे थे। फिर कुछ दिन बाद मुझे उन्हीं जो 17 आदमी आरोपी बनाए गए थे, और उसी गांव के जिनकी गैंगवार थी, पहले से 20-25 लोग उस गांव के मर्डर के केस में बंद थे। तो ये आप ये कह सको कि 50 से 60 लोग उस गांव के एक ही बैरिक में थे। वे क्या बात करते होंगे, क्या उनकी सोच होगी। तो मैं 1 से 1.5 महीना मुझे जेल को समझने में वहाँ से लगा कि जेल जेल जो है कैसे काटनी चाहिए, कैसे लोगों के बीच में काटनी चाहिए, सिस्टम क्या है। सिस्टम क्या है। क्योंकि पहले तो ऊंची ऊंची दीवारें दिखी, और रोया भी, ऐसा भी हुआ कि या तो आर्मी में जाने वाला था 15 दिन बाद, अब लाइफ कहाँ थी, सब कुछ सपने टूटे। तो फिर जेलर साहब बहुत अच्छे थे, मिर्जाजी लाल यादव जी, आजकल सोनभद्र में है जेल अधीक्षक। तो मैंने कहा जेलर साहब, आप, मैं ना तो क्रिमिनल हूँ, ना क्रिमिनल फैमिली से ताल्लुक़ रखता, वहाँ वे पूरा दिन गलत सलत बात करे, आप मुझे दूसरी बैरिक में उनसे ट्रांसफ़र कर दो। तो उन्होंने मुझे बैरिक नंबर 14B में ट्रांसफ़र कर दिया। जो बाकी का मेरा जो जेल में टाइम पीरियड रहा, वो 2 साल 2 महीने, मैं 2 ही महीने रहा उनके बीच में उनके साथ। तो फिर मैं दूसरी बैरिक में ही रहा। और यहाँ तक कि जब उस केस में हम तारीख पे जाते थे, सारे एक ही केस में थे, मैं उनके साथ कभी हथकड़ी लगवा के भी नहीं गया।
चाहे मुझे 100 रुपये अलग से देने पड़े किसी को, कहा साहब आप मुझे अलग ले जाओ, तो अलग ले गए मुझे। तो ये सब चीज़ें होती रही और 2 साल 4 महीने बाद मेरी किसी तैसे करके इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत हुई। मैं बाहर आया। इस बीच में एक व्यक्ति मेरे से ऐसा ही मिलने आया, नाम तो नहीं मैं उसका लूँगा, जिन्हें हम खून के रिश्ते बोलते हैं। उसने कहा कि, और ऐसा, ये चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके आसपास क्या है आपको मालूम भी नहीं रहता कि आपके बारे में कौन क्या सोच रहा है। आप समझदार कोई सारे काफ़ी, आप समझ रहे होगे मैं कहाँ कहना चाह रहा। तो हमारे कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं, वे भी आपको उस ओर धकेलने का प्रयास तो करते हैं। चाहते हैं यही हो जाए अब तो बस। हाँ, अब तो यही हो जाए। इसके आड़ में अपना बढ़िया है। हाँ, तो फिर उसके बाद मैं बाहर आया और असली जो संघर्ष शुरू हुआ और जो असली समाज का मैंने चेहरा देखा, वो आप समझ सकते हो 2 साल काटने, 18.5 से 20 साल का था मैं जब। तो कुछ ने कहा कि तू जो क्या करेगा पढ़कर, 2 रोटी तो तुझे कोई भी दे देगा। और मेरी मजाक भी बनाते थे कि ये पढ़ने वाला बनेगा, अब ये जेल गया, ऐसे ऐसे कहते थे। मतलब जब तक जेल में थे तब भी ये कम पता था कि बाहर क्या बात हो रही है। बाहर क्या बात हो रही लेकिन है। बाहर आने के बाद जो है मारपीट भले ही कम हो गई होगी, लेकिन जीवन में ताने और तंज उसकी ज़्यादा बाढ़ आ गई होगी। तो ये सब चीज़ें आई। और तो फिर जब मैं बाहर आया तो ऐसा भी देखा कि मैंने कि मुझे हीन भावना से लोग देखते थे। और अभी कुछ दिन पहले ही मुझे एक जो पड़ोसी ने मुझे बताया कि अम्मी जब तुम आए थे जेल से तो बुरा मत मानना, हमारी मम्मी ये बोलती थी कि गेट बंद कर लो कभी अमित आ जाए। आज वे अमित की मतलब परिस्थिति के अनुसार जब राय बदली तो आज वे तारीफ मारते हैं मेरी। तो उन्होंने बताया, मुझे कोई बुरी नहीं लगी भाई, हो सके उन्होंने अपने हिसाब से सोचा, मैं अपना जीवन अपने हिसाब से जी रहा था। लेकिन इन 12 साल में लोगों ने मुझे बहुत बहुत बात कही। आप तो कोई कह रहा था अपराधी बनेगा, कोई कह रहा था गुंडा बनेगा, कोई कह रहा था वापसी नहीं करेगा, ये तो ऐसा ही है। मैंने किसी की कोई परवाह नहीं करी, अपने कान बिल्कुल ऐसे कर लिए जैसे लोहे के कान हो, सुनता ही ना हो मुझे इनसे कुछ भी। और उसी रास्ते पर दौड़ता रहा जो मेरा अधूरा था। बीए सेकंड ईयर छात्र जो जेल में पूजा करके भगवान से एक प्रार्थना मांगी थी कि मेरे पुराने दिन लौटा दो, उसी कॉलेज में मैं परीक्षा दे रहा था। तो फिर जब मैं आया तो 2015 में एडमिशन मैंने ले लिया था। मैं 14 मार्च 2014 को मेरी रिहाई हुई थी जेल से। तो मैंने जुलाई में एडमिशन लिया बड़ौद के दिगंबर जैन कॉलेज में। दोबारा पुनः 3 साल की डिग्री हम 6 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। 3 साल जेल में रहा, 2 साल मेरे और थे। आते ही मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। तो उस बीच में मैं जब एडमिशन लेकर चला गया, इधर मुझे रहने ना दिया, तो मैं गुड़गांव गया। अच्छा, मतलब गांव में रहने का माहौल ही नहीं बचा था आपके लिए? माहौल नहीं बचा था। परिवार को भी लोग जो है ताना मारते थे। और मुझे खुद कभी भी मतलब ये कहते थे, मतलब कई लोग तो ऐसे भी थे गांव में जो मेरे पिता से भी बड़ी उम्र के थे, वे मुझे नमस्ते करने लगे। मैंने कहा आप मुझे नमस्ते क्यों कर रहे हो? दहशत का ही आलम था। मैंने कहा ऐसा क्या कर दिया मैंने, आप मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो कि जो आप मुझे नमस्ते कर रहे? तो फिर खैर उन्होंने अपने में सुधार किया, उन्होंने नमस्ते नहीं करी। उन्हें फिर मेरे वास्तविक जीवन का पता लगा कि मतलब दहशत की वजह से कुछ भी कह ये सकते मान के कि ये तो बदमाश रहा ही होगा या और अब तो और हो गया होगा। लोगों की सोच ऐसी होती है कि वे बदमाश को अपना आइडियल मानते हैं। हाँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने उन्हें रोका, आप मुझे नमस्ते क्यों करी? मैंने यहाँ तक भी कहा भाई आपको मैं अच्छा नहीं लग रहा क्या बाहर आया मैं? आप मुझे दोबारा पूछवाना चाहो, आप क्या साबित करना चाहो मुझे नमस्ते क्या करके? बदमाश ही हूँ? हाँ, आप नहीं तो जेल में मैं कहीं पढ़ देख भी रहा था, आप ये भी कह रहे थे कि कई गैंग के लोग थे वहाँ, जी वो ऑफर कर रहे थे कि हमारे गैंग में शामिल हो जाओ। हाँ, कहीं जो एनकाउंटर में मारे जा चुके, नोएडा का बड़ा जो चर्चित अपराधी रहा है अनिल दुजाना, अनिल दुजाना, हाँ। तो उसका जेल में वहाँ काफ़ी, मतलब आप समझ सकते हो बड़ा गैंगस्टर था, तो किस हिसाब से वो रहता होगा। तो मेरी एक ख़ास बात रही है कि मैं कोई बात भूलता नहीं हूँ। अगर 12 साल पहले भी कोई हेडलाइंस मैंने पढ़ी होगी तो मैं ऐसे कैसे याद बता सकता हूँ। तो ऐसे कई अधिकारियों ने, जब मैं हिरासत में था तो उन्होंने पूछा कि अमित हमारे बारे में बताओ। तो उन्हें सबको ये जानकारी थी कि ये लड़का तैयारी कर रहा है, पढ़ने वाला था। तो वहाँ पे एक महिला अधिकारी थी आईपीएस, उसने पूछा कि चलो तुम मेरे बारे में बताओ। मैंने कहा जी आपके हस्बैंड का ये नाम है, आपके इतने बेटे हैं और उस दिन आपका बर्थडे है। जितने अधिकारी आए मैंने सबके बारे में बताया, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर बहुत पढ़ता था बचपन में। 2-2 3 दिन अखबार नहीं मिलता था तो ऐसा लगा रोटी कम हो जाए लेकिन अखबार कम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे फिर उसने मुझे ये कहा, जैसे जेल में कोई प्रोग्राम होता था मैं वहाँ भी स्पीच दे देता था, क्योंकि मेरी वो सोच ही नहीं थी कि मुझे अपराधी बनना। तो ये मेरे माइंड को जो है धीरे धीरे उन गलत लोगों ने पढ़ा, लेकिन मेरी इतनी उम्र नहीं थी कि वे किस हिसाब से पढ़ पा रहे मुझे। उन्होंने कहा कि हम तो तुझसे मर्डर तो नहीं कराएंगे, लेकिन हम अगर राजनीति करनी हो तो हम वैसा काम देख लेना मर्द। तो मैंने कहा जी मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखूँ,
मेरी ये नेचर नहीं है। तो मैं ये बात कह के अपना पीछा वहाँ से उन लोगों से छुटा लिया था। और अलग ऐसे रहा उनके बीच में कि ना ही किसी से दोस्ती, ना ही किसी से बैर। लेकिन आप जैसे करीब 2.5 साल जेल में थे, तो आपने जेल इस तरह देखी है जैसे कोई शायद बिल्कुल देख ही नहीं पाएगा। एक आध दिन के लिए कोई चला गया देखने चला एक गया, दिन में तो पता ही नहीं लगता पता ही नहीं चलता सिस्टम जेल क्या का है। क्या है। थोड़ा जेल के बारे में बताइए, फिर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि इसके बाद तो आपका संघर्ष और बढ़ा है। हाँ, हुआ क्या? मतलब जेल में आप जो सिस्टम समझ रहे थे, देख रहे थे, गैंग्स को देख रहे थे, क्या वहाँ की व्यवस्था है? कैसे आपने वहाँ पर किसी तरह से अपने आप को फिट किया? क्योंकि ये तो नहीं पता था कि कब निकलेंगे, वहाँ कुछ नहीं रहना ही पता था था। अब तो। धीरे धीरे मेरा मन नहीं लगता था जेल में। 2-4 महीने तो मैं रोया, हम्म, और रोने का भी ऐसा सिस्टम था कि सबके सामने रोया भी नहीं जाता था। हम्म, जब रात को रोने का मन करता था तो वॉशरूम करने जाता था, वहाँ से रोने के बाद अपने आंसू पूछ के मुंह धो के तब आता था। और वहाँ पे आदमी जेल में कोई भी आदमी सबके सामने नहीं रोता। मैं कहता हूँ, और मैंने एक विचार भी वहाँ से बना लोगों के अंदर जो देखा, जो गलत टाइप के लोग होते हैं, किसी को लूट खसोट करके एडिडास पहन सके, वाइट कपड़े पहन सके, लेकिन जब रात को उसके परिवार की याद आओगी और कंबल में मुंह देकर रोता देखा मैं बड़े से बड़ा बदमाश। तो ये जीवन होता है बदमाश का। जो सबको डराता है वो खुद सबसे ज़्यादा डरता है। ये जीवन हुआ है बदमाश का। तो ये काफ़ी चीज़ देखी है। और मैं लगभग उस टाइम पे वहाँ बहुत लोग बंद थे चर्चित मामलों में। लेकिन मैंने अपना आप को सबसे अलग रखा, उस बैरिक में अलग रहा। मैंने एक बार ऐसा हुआ कि जो गलत टाइप के लोग थे मेरे पास आते थे। कुछ लोग पेशेवर मुजरिम भी आते थे, जैसे वो छूट के चले जाते हैं फिर आ जाते हैं, बोलते हैं तुम अब तक छूट के नहीं गए। तो मैंने कहा कि भैया मैं पहचाना नहीं आपको। तो आधे लोग ये बोलते थे इसका तो अमित का दिमाग चल गया, दिखे तो पहचान नहीं पा रहा। ये नहीं पता था कि मैं जानबूझकर उनसे बात ही नहीं करना बात ही चाहता। नहीं करनी, रिश्ते ही नहीं बनाने, हाँ, जिक्र ही रिश्ते नहीं ही नहीं किसी बात बढ़ाने। का करना। तो अगर मुझे किसी ने वहाँ भी पागल कहा तो मैं पागल सुन लिया अपना आपको। बाहर आया अपना, उसी रास्ते पर मैं फिर दौड़ा। यहाँ नहीं रहा, फिर मैं गुड़गांव का जो मेरा संघर्ष है वो उसने मुझे बहुत समझदार भी बनाया और ये बताया कि ज़िंदगी होती क्या है। तो मतलब जब गांव में नहीं रहे तो आप गुड़गांव आ गए? गुड़गांव आ गया मैं। एडमिशन अपना BA 2015 में यहाँ रेगुलर एडमिशन लेके, यहाँ लेकिन यहाँ गुड़गांव में ले लिया? नहीं, फिर बड़ौत में लिया, लेकिन यहाँ मैं रहा नहीं। पेपर देने आया था मैं यहाँ। जब रहने नहीं दिया लोगों ने तो वहाँ पे मैं एक वकील साहब के पास पहुँचा अचानक से। लंच टाइम था, शहीद भगत सिंह ब्लॉक में। वंदना ओबराय जी एडवोकेट है, अजय चौधरी बार के अध्यक्ष है गुड़गांव के। तो मैंने कहा साहब आप अपने पास रख लो मुझे, क्योंकि ये मेरे मन में जो मैंने जेल में पीड़ा अपने साथ साथ और भी बहुत लोग देखे जो बेचारे गरीब आदमी छोटे मोटे चार्ज में थे। कोई किसी के कपड़े धो रहा, कोई किसी के खाना ला रहा बना के, जो बड़े लोग थे उनके वे बाहर नहीं जा पाते थे। मैंने एक तो आदमी चोरी में बंद था बेचारा, कई महीने तक कपड़े एक्स्ट्रा धोए उसने लोगों के। तो ये पीड़ा मैं और लोगों की देखी। फिर काफ़ी लोगों से मैं बात भी जेल में नहीं करता। तो वहाँ जिस पर पैसा होगा जेल में, जी, वो तो सुविधा जुटा ही लेता होगा। जेल वही काट सकता है जिसके पास पैसे हो, बाकी तो लोग परेशान ही रहते हैं वहाँ। वहाँ पुलिस वाले ही मुहैया कराते थे सब? क्या चीज़ में? जो सुविधा मुहैया कराते हैं पुलिस, उनके बिना तो पत्ता भी नहीं हल सकता जेल में। क्या आप देखो वहाँ बहुत सारी चीज़ें, मुलाकात आती है। मुलाकात एक बंदी की मुलाकात नहीं आती। अगर 1500 रुपये आए, जेल के 7 गेट होते हैं। 7 गेट से आपका पहला गेट बैरिक का, दूसरा गेट आपके हत्थे का, तीसरा गेट आपके उस हिस्से का जहाँ बना जा रहे, चौथा गेट भंडारा जहाँ खाड़ा बनता है, पांचवा गेट कैंटीन का और सातवां गेट हॉस्पिटल का। तो 7 ताड़े पार करके आप जा रहे हो, और जो 1500 रुपये आपको देंगे कि हर जगह वहाँ से वे रसीद काटने के लिए खड़े हो। भाई किस बात के लिए रसीद काटे जब सरकार आपको सैलरी दे रही है? तो 500 से 600 रुपये तो मिलाई उनकी हो जाती हो। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा पैसा आता होगा। हर गेट पे पैसा देते थे? हर गेट पे पर्ची कटती है सर। पर्ची मतलब कहीं पर्ची को ऑफिशियल थोड़ी है, उनकी अपनी है वो तो। उनकी अपनी पर्ची है वो। और फिर दूसरी बात और भी थी कि जैसे कितनी मुलाकात आती होगी, कितना पैसा होता होगा। और बुध में और रविवार में तो खाना ही नहीं मिलता वहाँ। एक ही टाइम खाना मिले। क्यों मिलता ही नहीं सर, क्यों? जेल है मतलब इसलिए। ये क्या नियम हुआ? जेल है तो इंसान ना अंदर। हाँ, तो एक ही टाइम खाना देते हैं। दोपहर में हल्के से चावल देते हैं इतने से, सुबह तो देते ही नहीं कुछ। कोई ना चाहे व्रत करना, वो भी कर ही रहा है। वो भी कर ही रहा है। तो जेल में ये चीज़ें। और जिसे खाने का मन है वो जुगाड़ कर भी सकता होगा। हाँ, कैंटीन से कुछ भी लो। एक जेल में जैसे कोई 50 रुपए की चीज़ है, 100 रुपए की कैंटीन से कुछ भी ले लो, समोसे खा लो, पकौड़ी खा लो, कुछ भी खा लो। उनके लिए ठीक है। उनके लिए ठीक। अंदर मोबाइल भी चलते ही हैं? हाँ, मोबाइल भी चलते हैं। आपने बात की अंदर से कभी घर वालों से? नहीं, मैंने कभी बात नहीं की। हथियार भी होते हैं अंदर?
आपस में मारपीट या आजकल बड़ा हथियार तो दिखना नहीं कह शुरू हुआ। सकते, लेकिन वो जो मैं आपको बताऊं, वहाँ पे जो मैंने देखा अक्सर, जो हमारी चम्मच होती है हाँ उसे भी कट्टन बोलते हैं, हाँ हाँ, तो उसे भी घिस घिस के घिस घिस के तीखी बनाए कर रहते लेते हैं। हैं। एक बार का वाक्य है, जब मैं जेल में बंद था, हम्म, जब पाकिस्तान की जेल में सरबजीत जी की हत्या हुई, हम्म, तो उस टाइम पे जितने भी पाकिस्तान के नागरिक बंद थे, तो उनमें गृह मंत्रालय से एक अलर्ट आया था कि जितने भी जेलों में पाकिस्तान के नागरिक हैं उनकी सुरक्षा जो है बढ़ा दी जाए। पुख्ता कर दें, अलग कर दें उन्हें तो उस उसके टाइम पे बाद। मुजफ्फरनगर के, जहाँ तक मेरी स्मृति के मुताबिक, मेरा नाम तो उसका याद नहीं आ रहा, लेकिन वो कराची के जमालटोन थाने का एक आदमी मुजफ्फरनगर में बंद था, हम्म, लेकिन वो ये नहीं पता था, वो अखबार पढ़ने आता था हमारी बैरिक में, कि ये पाकिस्तान का है। ओह, तो जैसे सरबजीत जी की वो जानकारी हुई, तो उसका वो जो आपने कट्टन का जिक्र किया, तो उसके ऊपर उन्होंने पहले जो हर हर तरीके के लोग रहते हैं वहाँ, अच्छे भी रहते हैं, बुरे भी रहते हैं, आधे आदमी ऐसे रहते हैं, उन्हें उन्हें मज़ा ही इसी चीज़ में आता है। तो उन्होंने उसके ऊपर कंबल डाल दिया ताकि उसे ये भी ना दिख पावे कि किसने किस ओर से वार किया। और कंबल और गिलास होता है, गिलास ऐसे, गिलास की किनारी। हाँ, गिलास की किनारी, हम्म, ऐसे उसके मारेंगे तो उसके हाथ में दर्द होगा। उसके बेचारे की पीठ पे, कोई भी हो, कोई किसी भी मुल्क का हो, है तो इंसान ही ना, और उसकी उसका क्या लेना देना उसका क्या लेना उन देना। मारने वालों से जो सरबजीत को उसके मार रहे उसके थे? मुंह पे, उसकी पीठ पे गिलास ऐसे रखकर गिलास पे ऐसे मारते थे, और जो चम्मच थी वे सारी, मतलब बड़ा खून खराबा करते थे। झगड़ा भी होता था, ये चीज़ें होती थी। जैसे फ़ोन किसी पे पकड़ा जाता था, उसकी फिर पिटाई होती थी, फिर वो भंडारा रोटी पानी में उसे लगाया जाता था। पहले फ़ोन फ़ोन चलवाने के पैसे, फिर वहाँ से भंडारे से निकलने के पैसे, वो सबसे मुश्किल सजा है क्या, मुलाकात खाना के बनाने पैसे। की? हाँ, वो तो खाना बनाने की एक ऐसी प्रक्रिया है कि वहाँ जो अगर कोई भंडारे में हुआ, 2200 के आसपास वहाँ उस टाइम बंदी बंद थे। अब तो शायद संख्या ज़्यादा बढ़ रही। तो सुबह का बनना, शाम का बनना, और हम वहाँ पे आटा, घर में तो हम आटे को ऐसे करते हैं, वहाँ पे आटा ऐसे नहीं होता, पैरों से? वहाँ ऐसे अच्छा, होता है। कोहनियों से। और जो वे रोटी बनाते हैं उनकी कोहनी भी मतलब गली हुई होती है। आह, आप समझ सकते हो कैसा खाना मिलता हो। आप खाना नहीं खा सकते, लेकिन वो खाना पड़ा मजबूरी। मतलब खूब पसीना और पसीना, उन्हें गंदगी कोई मतलब नहीं, वे ऐसे कर रहे, ऐसे कर रहे, उसी में कोई सब हो मतलब रहा सब, है। ये सब चीज़ें। तो वहाँ ख्याल आया कि बाहर निकला तो वकील बनूं, क्योंकि मैं आपको तो आर्मी में जाना था। आर्मी में जाना था, और हम्म, ये पीड़ा में, जो ये इतनी लाठियों की बौछार हुई थी, ये हम्म, शरीर दर्द होता था अंदर भी, आज भी दर्द होता है। 12 साल से मैं कभी खाट पे, बेड पे नहीं सो पाया, आज भी गद्दे पे ही सोता हूँ। मेरठ में जब मैं जिस जिस किराए के रूम में मैं रहता हूँ, हम दोनों ही LLM के छात्र थे। एक का तो अभी चयन भी हुआ है, बल्कि यूपी में, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं। मेरे रूममेट जो है जुडिशरी में गए हैं, वाह। और एक मध्य प्रदेश में बड़ी पोस्ट पर गए हैं। तो मेरा तो फ्रेंड सर्किल ही सारा एजुकेटेड रहा है, पढ़े लिखे लोग थे। पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहा है। हम्म। और खैर, आप गुड़गांव आए थे, है ना? मैं गुड़गांव आया, हम्म, तो उन्होंने मुझे 3000 रुपये की नौकरी दी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि पैसे कितने लोगे, मैंने कहा जो भी आप दे दोगे। तो फिर मेरा काम नहीं चलता था, इन एडवोकेट के यहाँ पर हाँ जी, करना क्या था आपको, मतलब क्यों आप उनके पास गए थे? वो वकालत वाली थी ना कि, वही। हाँ, कि हम्म, इसके बाद मुझे करनी तो यही। तो और प्रैक्टिस कर दूसरा, लूँ मैं लोगों के सब। ताने थे। तीसरा, मन में कहीं ना कहीं एक दहशत पुलिस की भी थी कि इनके बीच में सुरक्षित रहेगा तो अपने आप को बचा कम पाएगा। से कम ये, हाँ, हाँ, हैंडल कर लेंगे, ये हैंडल तो कर वकील लेंगे, है भाई। हाँ। दूसरा ये भी था कि जब मैं पहले कुछ नहीं किया था, इतना बड़ा केस है, कभी फिर फंसावे, पूरा दिन कैमरे की नज़र में रहूँगा। हाँ, तो ये मेरे मन में ख्याल था। और दूसरा, मुझे लाइन पे ही इस पे जाना था मुझे। जाना था। मैं अपराध की ओर थोड़ी था। मुझे इस बीच में जिस चीज़ ने टेंशन दी, मैं वो चीज़ ही छोड़ दी, और ये मेरा नियम भी है ज़िंदगी का। मुझे गाँव ने ताने दिए, छोड़ तो दी। मैं जो है 4 साल तक अपने माँ बाप से भी नहीं मिला। मैं कितना कितना मन जो है टाइट करके रहा, आप सोच के देखो। एक बार मेरी माँ ने मुझे मजाक में कहा कि भाई, कौन सा दिन आएगा वो। तो मैंने बोल दिया, बस लफ्ज़ ऐसा बोला कि वो, उस लफ्ज़ को मुझे पार करते करते बड़ा मुश्किल होता रहा। मैंने कहा, माँ अब जो है मैं आपके सामने तभी आऊँगा, या तो आपकी आंखों के सामने से जो है चला ही जाऊँगा, या मैं इस दाग को मिटा के आऊँगा। 3 साल पहले सब बोले थे मैंने। अब मुझे नहीं पता था कि मामला इतना लंबा खिंच जाएगा, कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। वो केस कितना लंबा चला? 12 साल मुकदमा चला, लेकिन 3 साल पहले मेरी माता जी ने शब्द बोले, और फिर मैं अभी बरी होने के बाद ही, जैसे जजमेंट मेरा 27 सितंबर को आया, तो मैं 26 तारीख में, मेरे मन में मेरे पिता का एक फ़ोन आया, कह रहे कि अमित, अगर कुछ दिक्कत हो गई, मैं तो तेरे से मिलने भी आ जाऊँगा, तेरी माँ पर नहीं, तेरे से मिलने आ जा। फिर मेरे मन में भी ये ख्याल आया कि बड़े से बड़ा काम माँ बाप का आशीर्वाद लेकर सिद्ध हुए। तो जैसे ही मैं गाँव में गया 26 सितंबर को, तो उनकी आंखों में आंसू थे, दोनों गेट में खड़े थे।
उन्हें लोगों ने इतना डरा रखा था, इतनी दहशत उनके अंदर कर रखी थी कि पुलिस वाले मरे हुए हैं और वो उसका तो उसे कल छोड़ेंगे नहीं। उसे छोड़ेंगे नहीं ठीक है, और कल उसे सजा हो जाएगी। उस पर तो मैं आऊँगा, पूरा समझेंगे कोर्ट में क्या हुआ था। तो गुड़गांव के दौरान जीवन कैसा था? मैं देखा आप खाने पीने का भी कुछ नहीं था? गुड़गांव का जीवन मेरा ऐसा था हम्म, कि एक मित्र मेरे संदीप जी रहते थे, उन्होंने मुझे अपने रूम में आसरा दिया और वे दया के पात्र मुझे बना के उन्होंने मुझे ये भी कहा कि हम अमित से पैसे नहीं लेने के, ऐसे पैसे कम मिले। हम्म, लेकिन मैंने कहा कि ऐसे तो मैं रहने का नहीं, बेशक आप 1000 रुपये लो मेरे से। हम्म, तो वे 1000 ही रुपये मेरे से लेते थे। लेते थे। और 5 किलोमीटर भीम चौक से, गुड़गांव का जो भीम चौक है, कोर्ट की दूरी 5 किलोमीटर, पैदल जाता था, पैदल आता था, सर्दी के कपड़े भी नहीं रहते थे, 100 रुपये की जर्सी हम्म, हम्म, पहनता था मैं वहाँ पे, आज भी फ़ोटो है मेरा उसमें भी। और मैडम के पास वहाँ पे मैं काम करता था। जब काम नहीं चलता था, गुड़गांव गांव में एक बाज़ार बढ़ता है शाम को, हम्म, तो पहले दिन जब मैं कैलेंडर का बड़ा थैला अपना सामान लेकर गया तो मुझे वहाँ पे किसी ने खड़े भी नहीं होने दिया। उसके बाद एक कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर है गुड़गांव गांव में, सुरेंद्र शर्मा जी उनका नाम है, उन्होंने अपने घर के बाहर मुझे बैठने के लिए एक कुर्सी दी और एक काफ़ी बड़ा तख्त टाइप दिया। तब मैं 8-9 महीने तक वहाँ कैलेंडर बेचे। कैलेंडर बेचते थे? जी जी। क्या कमाई होती होगी? बस उस टाइम पे मैं बिल्कुल बात 10 रुपये का उस आता था तो 30 रुपये का बिक जाता था, इतना होता था, थोक में आता था। और खाने पीने का पढ़ रहा था कि आप खाने अखबार में रोज देखते थे? खाने हैं? की सर, अगर मैं एक टाइम खाना खा लेता था तो मेरा बजट बिगड़ जाता था। पैदल तो मैं आता जाता ही था। तो दोपहर में मैडम जब ये बोलती थी वंदना जी कि जाओ अमित बेटा लंच कर आओ, मैं मैडम को भी कभी सो नहीं होने दिया कि पैसे नहीं है या कुछ नहीं है। हाँ, उन्होंने कभी समोसे मंगाए, जैसे वो एडवोकेट के वहाँ पे हाँ, कभी कुछ खा लिया, तो वो मेरा नसीब था कि उस दिन पेट भर गया नहीं, अपना पानी पिया और कोर्ट का चक्कर लगाया और बैठ गया। वापस आ गए। फिर पैदल आना 5 किलोमीटर, उस बीच में एक जूस वाले भैया अब देखते थे, कभी कभी वे जूस मुझे पिला देते थे। हाँ, जो समझ गया सो समझ गया हम्म कि लंच टाइम बस टाइम पास कर रहा है, हम्म। वापस जाएगा वैसे ही। मैंने पढ़ा था अखबारों में, आप देखते थे कहाँ आज भंडारा लगा हाँ, है। मैं सड़क पे लाइन पे लग कर खाना खाता था सर। अखबार में देखता था कि आज धार्मिक आयोजन कहाँ है, कहाँ भंडारा है, कहाँ मुझे रोटी मिलेगी। ये सब चीज़ें मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रही गुड़गांव में। कितने साल थे आप वहाँ? गुड़गांव में का 10-11 महीने रहा मैं 2014 से, और मैं 22 नवंबर 2015 को आया मेरठ में। तो आप वो टाइम पीरियड समझ सकते हो, वो 2 महीने में अपने घर रहा, उसके बीच का टाइम मेरा गुड़गांव में फिर बीता। फिर मैं मेरठ आया और मेरठ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय पहुंचा, वहाँ मेरे भाई के मित्र थे, उनके पास में गया। तो वहाँ पे मेस, यूनिवर्सिटी में मेस जो चल रहा था, और मेस में मैंने खाना बड़ी बेसब्री से खाया। तो मेरे भाई तो मुझे छोड़ कर जो है चले गए थे, तो मुझे वो पुलिस की दहशत, वो सारा टॉर्चर सब याद आता था, और एक तरह से मैं भुखमरी भी झेली गुड़गांव में आर्थिक स्थिति के हिसाब से। तो मैं जब खाना खाता था, वे मेरे से थोड़े सीनियर थे, मैच्योर भी थे, तो मेरी तरफ बड़े ध्यान से देखते थे कि बड़ी बेसब्री से खाना खा रहा मैं। तो मैंने फिर उन्हें एक दिन बोल ही दिया, जैसे जब घूमते हैं बातें शेयर होती है, तो वहाँ की यूनिवर्सिटी का तपोवन है जहाँ पे सब घूमते हैं सारे लोग, प्रोफेसर सब। हाँ, मैं गया हूँ। तो मैंने कहा कि भैया ऐसा लग रहा कि जैसे 1 साल बाद पेट भर के खाना खाया हो। तो आज वो आया तो मेरी ज़िंदगी में दोस्त बन के था, लेकिन आज परिवार का हिस्सा है। और बहुत लोगों ने, उनके भैया रहते हैं मेरठ में ही, विपिन जी, पूरे परिवार ने मेरी इस तरह से इस दुख की घड़ी में मदद करी कि जैसे भगवान मेरे जीवन में बन के आए हो। फिर मदद करने वाले मिलते गए। हाँ, अच्छे लोग मुझे मिलते, मेरे मन में कभी चाह भी नहीं रही कि मैं बुरे का साथ लूँ। जैसे मैं जेल में भी था, कुछ लोगों ने ये कहा जो गैंगस्टर टाइप थे कि अगर तुम्हें पढ़ना होगा बता देना, किसी भी कॉलेज में हम बोल देंगे। तो मेरे मन में एक विचार ये आता था कि अगर इनका आपने एक बार भी मदद ले ली, कल को उनके आदमी गलत काम करके आएगा, मैं किस मुंह से मना करूँगा इन्हें रोकने के लिए। तो मैं कभी किसी गलत आदमी की मदद ली नहीं, तंगी झेली, भुखमरी झेली, लेकिन गलत आदमी का साथ नहीं लिया कभी ना। कभी इस बीच में यह कि मैं सुसाइड कर लूँ या मर जाऊँ। ये था कि ज़िंदगी जीने के लिए मिली, मरने के लिए नहीं। जो सुखाए चाहे दुखाए, अपना किरदार निभाना उसमें अच्छे तरीके से। हाँ, फिर मेरठ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। मेरठ से मेरी जो पढ़ाई शुरू हुई, और एलएलबी मैंने वहीं से किया। मेरी एलएलएम की पढ़ाई भी कैंपस से हुई, और उसमें मेरा ग्रुप भी क्रिमिनोलॉजी था। हाँ। और मैडम ने पूछा अमित रिसर्च किस चीज़ पे करना चाहोगे, तो मैंने कहा जी मुझे जेल के अलावा और किसी चीज़ पे करनी नहीं है। तो उन्हें मेरे बारे में जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने मेरे से एक ऐसा क्वेश्चन पूछा कि अमित जब जेल से कोई आदमी आता है तो समाज उसके साथ क्या करता उन्हें ये नहीं पता था कि आप जेल में थे? ना। तो मैं उस दिन जब मैं रोने लगा, तो तब और कितने दिन थे आप उनके साथ? गया था आज। तो मैडम भी फिर बाद में उन्हें पता लगा, उन्होंने हाँ, बोला बस गुड़गांव, मतलब उन्हें पता नहीं था, पर कि आप हाँ जेल काट के, हाँ, हाँ, वो यहाँ आया हूँ, मेरा जीवन, बैकग्राउंड कोई पता नहीं मेरे था। जीवन का ये मैं मेरी लाइफ का ही पार्ट रहा है। हम्म, हम्म, हम्म। तो जब मैं रोने लगा तो उन्होंने पूछा मेरे से अमित क्या बात हुई, तो मैंने सारी चीज़ बताई फिर। तो उन्होंने, मतलब मेरी गुरु भी रही जिनके अंडर में रिसर्च करी मैंने, डॉक्टर अपेक्षा चौधरी जी,
उन्होंने कहा कि गुरु के साथ-साथ मुझे तुम अपनी बड़ी बहन भी समझना। तो उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया। उनके उनके पूरे ही परिवार ने आज तक सपोर्ट करते हैं मुझे। तो मेरे से भी आज भी जुड़े हुए हैं। कुछ लोग रिश्ते मेरे से छूटे तो कुछ अच्छे रिश्ते मेरे जीवन में आए भी। तो फिर आपने एलएलबी की, एलएलएम की? एलएलएम किया और फिर 2019 में मैंने एआईबी की परीक्षा पास करी। और जो मेरा केस में कुछ नहीं हो रहा था कुछ भी। केस आगे बढ़ ही नहीं रहा था, तारीख हो रही तारीख थी पर बस। तारीख। तो फिर हाई कोर्ट से मैं इस केस में डायरेक्शन लेकर आया। अच्छा। हाई कोर्ट से जब डायरेक्शन में लेकर आया इस केस में, तो जैसे मैं तारीख पर जाता था और ऐसा कोई दोस्त भी मेरा नहीं बचा जिससे मैं पैसे ना लिए हो तारीख पर जाने के लिए। 500 का नोट वे हर दोस्त मेरे लिए तैयार रहते थे और बहुत लोगों ने मदद करी मेरी। तो जो सफ़र रहता था तो मुझे सबको देखता था, कोई टीचर मिलता था मुझे, कोई मिलता था, कोई प्रोफेसर अपनी जॉब पे जाता था। तो मैं जाता था तारीख पे तो मुझे बड़ा दुख होता था। 18 से 30 साल की एज में मैं कभी मुस्कुरा ही नहीं पाया अपने जीवन में। ये जीवन का हिस्सा रहा। हाँ, मतलब वो 12-13 साल, या तो इस बात की टेंशन कि कब पुलिस आ इस बीच में जाए, मैंने कब कुछ मुकदमे में क्या हो मुझे जाए। कविताएं भी लिखने का शौक रहा। जब मैं कैलेंडर बेचता था गुड़गांव में, तो मैंने एक लाइन लिखी थी अपने ऊपर कि देखो कितने जख्म है हमारी आंखों के अंदर, जब कैलेंडर बेचे थे गुड़गांव के अंदर। और जब परिवार की कमी महसूस हुई 18.5 साल की उम्र में, तो परिवार ही छूट गया। घर नहीं जा पाता था तो कभी खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं हो पाई, परिवार का प्यार नहीं मिल पाया, परिवार का प्यार महसूस भी नहीं हुआ क्या वो होता है। तो मैंने एक लाइन लिखी थी अपने ऊपर कि मैं अनाथ हूँ, मैं गुजरा हुआ हालात हूँ और महकूंगा एक दिन मैं भी अपनी खुशबू से, क्योंकि मैं खिलता हुआ गुलाब हूँ। और वो महकने का मौका मैंने इस दिन के लिए अपने ऊपर जी तोड़ मेहनत करी और किसी की कोई परवाह नहीं करी। बस ये था कि एक परिणाम लोगों की राय जरूर बदलेगा, इस परिणाम के लिए मैं जिया। और रही बात टेंशन की, लोग कहते हैं कि हमें तो उस चीज़ से टेंशन होगी। मैं टेंशन की उस हद से पार हो गुजर चुका कि अब मुझे टेंशन ही नहीं हो। कोई भी मुसीबत छोटी लगती होगी कि छोटी ये तो हो ही हो जाएगा। जाएगी। और जब मेरा जो 26 तारीख की जो रात रही, जैसे 19 सितंबर को मेरी, उससे पहले मैं कोर्ट की कुछ बात बताता हूँ आपको। आईओ साहब आते हैं कोर्ट में, मेरे से आके पूछते हैं, मैं इसी हाल में कोर्ट में था, कह रहे कि वकील साहब आप किसकी तरफ से हो। ये उनका वाक्य था। मैंने कहा आप मुझे नहीं जानते। ये वही थे? ये वही आईओ साहब थे। ये वही थे? ये वही थे। वाह। और जब उन्होंने आपको वकील बन के वहाँ खड़े देखा, जब आप अपनी पैरवी करने खुद पहुँचने लगे, तो पहचान नहीं पाए? पहचान नहीं पाए। हाँ, क्या पहचान? वो 18 साल का लड़का जो उस वक्त पिट रहा था, खून में लथपथ, यहाँ आप वर्दी में खड़े थे वकील की। वकील साहब आप किसकी तरफ से हो। फिर जो इस केस में जो थाने के पैरोकार होते हैं, जो गवाह को पेश करते हैं, वे भी बड़ी रेस्पेक्ट से बात करते थे मेरे से। उनका भी एक मैं पात्र आपको इसमें बताता हूँ। तो उन्हें ये मालूम नहीं था कि मैं इसी केस में हूँ, उन्हें ये था कि मैं किसी का एडवोकेट हूँ इस केस में। तो उन्होंने मुझे सारी चीज़ें भी आके बताते रहे इस जो ट्रायल की प्रक्रिया के दौरान, कि आज इसमें ये होगा, आज इसमें अच्छा, ये वो होगा। अंदर की बात खुद ही बताते रहे हाँ, बेचारे। मैंने पूछा भी नहीं उनसे कभी। तो जब जजमेंट आने लगा, तो मैं वकालत का सम्मान करते हुए, कोर्ट का सम्मान करते हुए, मैं कोर्ट पैर के कभी कटघरे में खड़ा नहीं हुआ। सही। ना आज तक वे सारे जो आरोपी थे वे सारे कटघरे में खड़े होते थे। मैं अपनी बात मान्य न्यायालय के सामने परमिशन लेकर अपनी बात खुद रखता था, बाहर खड़े होके। बाहर खड़े होकर। हाँ, मैं वकालत में। कभी उसमें कटघरे में खड़ा ही नहीं हुआ। मैं एक दिन खड़ा हुआ, उसी दिन बरी हुआ। तो अच्छा, जिस दिन फैसला आना था, कोर्ट मैं उसी उतारा, दिन खड़ा हुआ, कटघरे में गए, वहाँ क्योंकि फैसला वो सुना। नियम था, वो बड़े से बड़े आदमी होता है, प्रक्रिया का हिस्सा है कि होना ही बिल्कुल, पड़ेगा आज। तो बिल्कुल, बिल्कुल। उस दिन मैं वाइट कपड़े पहन के गया था। मैं कभी रंगीन, जिस बीच में कभी रंगीन कपड़े भी नहीं पहने मैंने, सफ़ेद कपड़े पहने या जब ब्लैक एंड वाइट पहने। आपने कोई तस्वीर मेरी देखी होगी तो हाँ, कभी रक्षाबंधन की देख ली सही। होगी कोई भी। तो मैं उस दिन वहाँ पे गया, तो जैसे ही उन्होंने मेरे से मुस्कुरा के पूछा, पैरोकार साहब ने, वकील साहब किस टाइम का प्रोग्राम है। मैंने कहा भैया प्रोग्राम तो आप ऐसे करिए जैसे यहाँ पे किसी की शादी हो, मंडा हो। 12 बजे 2 बजे न्यायालय का फैसला आएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। उन्हें तब भी एहसास नहीं था कि ये भी अपना फैसला सुनने आया हुआ है इस केस में। तो जैसे ही 13 आदमी की लिस्ट आई, अदालत के बाहर फोर्स लगा दी गई और सबको उसमें बारी बारी से अंदर करने लगे। तो सबसे लास्ट का शख्स मैं था। जब मैं जाने लगा, मुझे रोकने लगे, वकील साहब आप कहाँ जा रहे? आप क्यों जा रहे हो? मैंने कहा मैं भी इस केस में हूँ, अरे, मुझे भी इस केस में आप लोगों ने आरोप हैं। तो वे ऐसे कर रहे थे कि मुझे तो पता ही नहीं था, आपका तो कोई मतलब ही नहीं हो सकता। तो फिर वो जो माननीय न्यायाधीश महोदय आए, और वो समय ऐसा था कि मेरा मुंह लाल था और ये हिस्सा मेरे पसीने से जो है तरमतर था, और पैरों में एक अजीब सी घबराहट थी,
पैर ऐसे हाँ मेरे कहाँ काँप पर रहे। थे? पता नहीं क्या ज़िंदगी किस ओर जाएगी। 12 साल बाद फैसला आ रहा। 12 साल बाद फैसला रहा। उससे पहली जो बात छोड़ दी मैंने, 19 सितंबर से ये जो कहानी शुरू हुई थी। 19 सितंबर को जब 27 सितंबर डेट मिली फैसले की, जो जो तिथि मुकर्रर हुई कि 27 में फैसला सुनाया जाएगा। सुना जाए। तो 19 में तो मैं आकर सो गया। उसके बाद 20 तारीख आती है तो मुझे नींद आनी धीरे धीरे कम हो बंद गई। हो गई। तो मैंने और केस में, जैसे मैं लॉ का छात्र रहा हूँ, तो और केस में अब देखता था मैं, औरों के बारे में कल्पना करता था कि पता नहीं वो उस रात कैसा महसूस कर रहे होगे, उस रात कैसा महसूस करते होगे। मैंने उस रात वे पल जो है खुद में जिए कि आदमी कैसा महसूस करता है। खाना भी बंद हो जाता है, आधी भूख भी लगनी आपको बंद हो जाती है, सिर्फ सच है। ध्यान रहता है उसी चीज़ पे। सच है। 27 पे एक एक दिन ऐसे घटाना होता था जैसे एक साल की तरह कटते हो। तो जो मेरे खुद के कमाए हुए रिश्ते थे, इन 12 साल में जो मुझे जीरो समझ रहे थे कि अमित तो जीरो है, कभी किसी रिश्तेदार ने मेरी सुध बुध नहीं ली। अगर किसी प्रोग्राम में मैं जाता था, उन्होंने कभी मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछा, कभी मेरी शिक्षा के बारे में पूछा। बस मुझे वो एहसास कराते थे कि जेल से कब आया, दया का पात्र बना था। मैंने सबके बीच में जाना ही छोड़ दिया था। तो 26 की रात ऐसी रात थी कि मेरठ का जो परिवार है, जो मेरे खुद के कमाए हुए संबंध थे, डॉक्टर विपिन भैया, वे मेरे साथ थे। मुझे 2 घंटे नींद आई बस। अब वो नींद भी आप समझ सकते हो कैसी आई हाँ वो होगी। थक के किसी तरह लग गई आँख। और दिन अदालत में मैं जाता था 8:30-9 बजे के आसपास, नहाना धोना होता था। मैं उस दिन मैं 5 बजे नहाया था। लेकिन उस दिन का जो दिन था, सब चीज़ पॉजिटिव होती जा रही थी मेरे पास। तो मंदिर जाने से पहले मंदिर गया, जो शास्त्री नगर ए ब्लॉक में मंदिर था। तो मेरे से पहले प्रसाद लिए, जो आसपास के लोगों को पता था कि आज इसका फैसला आएगा, मेरे साथ दुआएं बहुत थी। मैं 24 घंटे लोगों के लिए, कभी किसी का मन नहीं दुखा। काफ़ी लोग मेरे लिए प्रसाद लेकर खड़े थे। तो कह रहे कि पहले ही प्रसाद हम खिला रहे हैं, तेरा दिन अच्छा रहेगा, हमारी दुआएं। तो मंदिर के जो पुजारी थे, उन्होंने भी प्रसाद पहले ही बांट दिया। मैंने कहा मेरी दुआ कभी बेकार नहीं जाती बेटा, सब अच्छा रहोगा, तुम भगवान का नाम लेकर जाओ। तो फिर मैं घर पे गया विपिन भैया के पास। वहाँ पे चाचा जी सुरेंद्र पाल नैन जी, वे मुझे मुजफ्फरनगर के लिए लेकर निकल पड़ते हैं। हम 3 शख्स उस गाड़ी में थे। फिर उसके बाद मेरे भाई भी मुजफ्फरनगर रहते हैं, वे भी आ गए, मेरे कुछ मित्र भी आ गए। तो शक्ति भैया, आदेश भाई, सारे ये लोग आ गए। तो उसमें से जब वो आया, तो कुछ मेरे जो मित्र थे, प्रशासनिक अधिकारी भी थे, जो नाम तो मैं नहीं उनका लेना चाहूँगा, पीसीएस अधिकारी थे। वे मुलजिम की बेंच पे बैठे थे। मैंने कहा साहब आप अंदर बैठ लो। कह रहे अमित तू भी तो बैठता था यहाँ पे। तो मुझे ये लगता था कि लोग इतनी बड़ी घटना होने के बाद किसी को बैठाना पसंद नहीं करते। शायद मैं पहला शख्स था कि लोग मुझे प्यार भी बहुत दिया लोगों ने, लेकिन जहाँ से प्यार मिलना चाहिए था वहाँ से नहीं मिला। हाँ कहीं से खारिज और हाँ, कहीं स्वीकृति। कहीं। तो मुझे लगा कि जैसे आदमी, मेरे पास जो रिश्ते थे वे थोपे हुए रिश्ते नहीं थे, मेरे खुद के कमाए हुए रिश्ते थे। और फिर आपने एक मेरी तस्वीर देखी होगी सोशल मीडिया पे, मैं बरी होने के बाद उस घर पर नहीं गया कि जहाँ मेरा जन्म हुआ था। जो माँ मेरे दिया लेकर, ठीक, मैं उस वो जो तस्वीर है उसने मुझे बहुत भावुक किया कि मैंने जो कमाया क्या, वो जो माँ मेरा टीका कर रही है, तो वो मेरा वही परिवार है जिसमें मैं अपना परिवार देखता हूँ। जिस दुख की घड़ी में मुझे परिवार की कमी महसूस होती थी, तो उस दुख की घड़ी में मुझे भी सिर्फ वो लोग साथ थे। भगवान नजर आए मेरी लाइफ में। तो उनका मेरे जीवन में बहुत योगदान है। कोर्ट में क्या और हुआ? कोर्ट में जब आईओ साहब की आपको बात बताऊं, तो आईओ साहब आए, कह रहे वकील साहब आप किसकी तरफ से हो। तो मैंने कहा, मैं बोला नहीं, मैं बात जो गोल कर दी। मैंने कहा आप आ जाइए अंदर। तो वो इतनी लंबी उन्होंने झूठ की पटकथा लिख रखी थी कि वो 1 तारीख में उनकी एविडेंस हो ही नहीं सकती थी। उनकी जो एविडेंस हुई 5 से 7 तारीख लगी उसमें पूरी होने में। पूरी बना वो रखी थी, देते रहे एविडेंस, देते रहे पूरी एविडेंस, बना एक रखी थी नहीं दूसरा कहानी, मान लो, ऐसे दूसरा नहीं ऐसे। तीसरा मान लो। फिर जो लंच टाइम में बाहर आते थे, सिगरेट का वो लगाते थे, सबको ऐसे ऑब्जर्व करते रहते थे। तो एक ही सवाल पूछा गया उनसे कि 12/10/2011 की घटना है, 12/11 को आपने जो घटना का एकमात्र चश्मदीद गवाह है, जिसका गोली लगी थी, जिसकी गवाही सबसे पहले ही दिन जरूरी थी, आपने 1 महीने बाद की। आपने 1 महीने बाद ली। आपका जवान इस केस में शहीद हुआ। आप पुलिस तो सबकी होती है, जवान उनका, कि हमारा भी इतना अधिकार सबका है है, भाई। हाँ, सबका है जवान। हाँ, तो हाँ। कि जीडी भी आपकी, थाना भी आपका, रिपोर्ट करता भी आप, सब कुछ ही तो आपका था। ऐसी क्या मजबूरी रही कि तुमने 1 महीने बाद बयान और दिया। ये दूसरा गवाह वो जो दूसरा कांस्टेबल घायल था। हाँ, बताऊंगा उसके बारे में भी। तो
आपने मुझे जेल भेज दिया 4 नवंबर को, बयान ले रहे पहली बार आप 12/11 को, भाई मेरा लिंक साबित कर दो आप। तो ऐसे ऐसे चक्कर भी कोर्ट में काटने लगे। फिर और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। फिर जब कुछ और हाथ ना हुई तो फिर झूठ का सहारा लिया, बोले कि माननीय न्यायालय के सामने कि अमित का बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास है। अच्छा। हाँ, तो इधर से फिर मेरी ओर से बोल लगा कि जब मेरा आपराधिक इतिहास था, इतनी बड़ी घटना हुई और आपके डिपार्टमेंट की ये घटना हुई, आपने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे करी कि वो मेरा रिकॉर्ड मेंशन नहीं किया, इसमें मैं आपराधिक प्रवृत्ति पूरे में कहीं नहीं हुआ मेंशन। कहीं में मेंशन नहीं। फिर मैंने कहा कि हिंदुस्तान के किसी भी थाने में इस घटना से पहले, इस घटना के बाद मेरे खिलाफ कोई शांति भंग का मुकदमा दर्ज नहीं है। फिर माननीय न्यायाधीश महोदय को गुस्सा आया, उन्होंने अपना पेन रखा और उन्होंने फटकार लगाई कि जानते हो सेक्शन क्या है, 396 का सेक्शन है जिसमें फांसी की सजा है और आप झूठ बोल रहे हो। तो ऐसे चक्कर काटने लगे। तो बहुत सारे ऐसे पात्र रहे जिसने उसने पता नहीं उसे क्या उसके ऊपर सवार था। इस केस में एक संजय है, जो संजय दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के सिपाही है। घटना वाले दिन ऑन ड्यूटी थे। 2 आतंकवादी उन्होंने ढेर किए हुए हैं। 50 से ज़्यादा दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने उन्हें मेडल दिए हुए हैं। 18 साल कोई क्राइम ब्रांच में ऐसे नहीं रहता, ईमानदार अफसर रहा होगा जो है तभी रहा होगा। उस आदमी को भी उस आईओ साहब ने 12 साल सफ़र कराया। हम 2 आदमी ऐसे थे इस मामले में इस मामले में वो भी आरोपी थे। वो भी आरोपी थे। 12 साल बाद उसे अपनी खुद पुलिस वाला होने का, तो मैं तो एक बच्चा था 18.5 साल का। पुलिस जब वो ही नहीं निकल सका जो सब इन आउट जानता था हाँ, डिपार्टमेंट्स के और ये सब केस डिपार्टमेंट वगैरह, फिर 18 साल वाले ने तो कभी तो अब ये सब चीज़ें हुई। तो उसके बाद फिर मैं और संजय बाकी जो वे थे वे जो और आरोपी थे, केस तो हम झेल ही रहे थे। तो केस के साथ साथ जो अंदर की जो सिचुएशन थी, जैसे और जो इसमें आरोपी थे सारे 8वीं पास लोग थे, सारे अधेड़ उम्र के थे। और मेरे कितने तो उनके बच्चे थे। या तो संजय में पढ़ा लिखा आदमी था 12वीं पास, या मैं इसमें LLM किया हुआ था, मैं खुद एडवोकेट था। तो हम दोनों किसी का प्रमोशन था रुका हुआ था, मेरी तो पूरी ज़िंदगी दांव पे थी। तो जज साहब ने फाइनली तो देखा मामले के सारे तथ्यों को पढ़ा, तो हमें 27 सितंबर को बाइज्जत इस केस में बरी कर दिया गया। इसमें एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। तो वो जो मैं सामने जो सरकारी वकील साहब भी थे, वे भी उन्होंने भी काफ़ी मतलब ये कह सकते हैं कि रास्ते से माननीय न्यायालय को भी गुमराह वे समय समय पे करते रहे कि आज ये नहीं हो रहा है, बहाने बनाते रहे। किसी न किसी रूप से कहीं ना कहीं कुछ उनकी भी जेब में गया होगा मदद करने के लिए। अगर आप सरकार की ओर से पैरवी कर रहे, अपने कार्य में आप ईमानदारी नहीं दिखा रहे, तो आप किस बात का पैसा ले रहे सरकार से। तो उनका भी बहुत इसमें ये देखने को मिला, सीखने को मिला कि होता क्या है सिस्टम, सिस्टम कैसे काम करता है, सिस्टम कैसे काम करता है, कहाँ उसमें कमी है, ये चीज़ें फेस करी, लूप होल्स देखे काफ़ी। और खुद का ही केस इतना बड़ा था, ये सामने चुनौती भी थी कि एडवोकेट LLB किया, LLM किया, यदि खुद का ही केस हार जाऊंगा तो फिर दूसरा कौन आएगा। ये बात भी है वो, और फिर देख दाग भी मिटाना था जो दाग लगा था, और वो दाग लगा था जिसका मुझे लेना देना ही था। जो सबसे बड़ी बात थी, कलम चलाई मैंने, बंदूक नहीं चलाई। और इतनी यातनाएं झेलने के बाद मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं अपराध की ओर जाता या मैं संघर्ष की ओर बढ़ता। लेकिन मैं अपराध की ओर न जाकर अपने संघर्ष को अपना साथी बनाया। सही। अब समाज की राय बदल गई। अब समाज, जैसे मैं बाइज्जत बरी हुआ इस केस में, और आज मेरे पिता से मेरा नंबर भी मांगते हैं, जो कभी बात करना पसंद नहीं करते थे मेरे से। परिस्थिति बदली तो मेरी राय भी बदली। मेरे पास इस घटना से मैंने ये सीखा कि मैं बिल्कुल जीरो था, मेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा था, पाने को सब कुछ था। तो शून्य से मिली मुझे प्रेरणा, तो और माइनस में थे। हाँ, शून्य से मिली मुझे प्रेरणा, और शून्य नहीं मेरी आशाओं का उदय किया। यदि मैं शून्य ना होता तो मैं अपनी उम्मीद ही ना कभी जग जाहिर करता कि मेरी भी कुछ उम्मीदें हैं, मुझे भी जीना चाहिए। खुद को एक्सप्लोर नहीं कर पाता, खुद को नहीं कर पाता। अब जीवन है, ये दूसरा मुझे जीवन मिला, और दूसरे जीवन में मैं हर अच्छा कार्य करना चाहूँ जो मुझे बुलंदी पर ले जाए, लेकिन कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगा जो किसी की आत्मा को दुखा कर जाए। लोगों की मदद भी मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने अपने जीवन में मदद का भाव देखा। मैंने अपनी आंखें भी मरणोपरांत दान की हुई है एम्स में, तो मैं तो ब्लड भी दान करता हूँ। सुभारती में मेरा नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे। मेरी नेचर ही नहीं गांधी जी को आदर्श मानूं, कभी थप्पड़ नहीं मारा था, लेकिन ज़िंदगी बड़े दर्दनाक मोड़ से होकर आई मेरी, जो मैं कभी कल्पना भी नहीं करती। एक आर्मी का जवान बनने के बजाय मैं आज एक एडवोकेट बन के बैठा, और ये चीज़ भी मैं इसलिए ही फेस कर पाया जो आर्मी में जाने की तैयारी करता है
उसका तन मन कमज़ोर नहीं होता। हम्म। तो उसी मन इरादे के साथ मेंटली फिजिकली मजबूत। हाँ 12 साल तक मैं सफ़र किया इस केस में, गया, कितनी बार आंसू आए खुद पूछे, कितने लोगों से मैंने पैसे मांगे होंगे जाते हुए, कितनी बार मैं रोया हूँ, कितनी होली दिवाली मेरे दोस्तों के घर में मनी होगी, कितनी बार मैं गाँव में भी नहीं गया, कितने लोगों ने मेरा साथ दिया होगा। तो वे मेरी ज़िंदगी के ऐसे अभिन्न हिस्सा बने जिनका मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। सही बात है। और यही हो सकता है अब तो कि वो 12 साल जो थे वो तो वापस नहीं आ सकते, और जो मानसिक पीड़ा आपको पहुंची, शारीरिक पीड़ा जिनसे आप आज भी गुजरते हैं, वो भी अब कभी ठीक तो नहीं हो सकती। लेकिन यही मैं है कि आज भी ज़मीन पे सोता हूँ। हाँ, बस ये है कि कोई इन एक्सपीरियंसेस को किस डायरेक्शन में ले आना चाहता है। आपने खुद कहा कि रास्ते तो थे अपराध की तरफ जाने के भी, और अक्सर हमारी जेल जो सुधार के लिए बनी है, वहाँ जाने के बाद कोई और ज़्यादा मजबूत अपराधी बन के ही बाहर निकलता है। कभी विरले दिमाग में आया उदाहरण ही हैं नहीं। ऐसे, आपके जैसे उदाहरण कम है। जी जी। सुनते हैं कभी कभी बीच में ज़रूर कि तिहाड़ में इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, वहाँ किसी ने ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, कहीं नौकरी पा गया। तो ऐसा नहीं है कि सब अपराधी बनते हैं, लेकिन अगर कम ही लोग ऐसे निकलते हैं, आप जैसे उदाहरण यदि कम ही हैं, जी तो आपकी तो तारीफ है, लेकिन जी इस सर। सिस्टम की तो नहीं हो सकती। ये इस सिस्टम की वजह से नहीं है, बल्कि इस सिस्टम के बावजूद है कि आप जैसे निकल रहे हैं। मन में इरादा था सर निकलने का, खुद को एक खुद से जिद थी कि ये जहाँ मेरा अपमान हो रहा है, जहाँ मेरा हथकड़ी लग रही है, इसी कोर्ट में अपने आप को सम्मान दिलाना। और जो लोग वैसी नज़रों से देखते थे वे ये बोले कि आओ बैठिए। सही। तो तो ये केस अब हाई कोर्ट में है? केस हाई कोर्ट में वे अपील भी नहीं करी उन्होंने अब तक। की ही नहीं? अब फाइल में दम था उनकी, अगर उनमें दम होता तो हाई कोर्ट में अपील करते। 27 दिसंबर को उनका अपील का टाइम भी निकल चुका। वाह भाई वाह। अपील वही तो आदमी करता है जो सच पर, जब झूठ पर आपकी दीवार खड़ी पूरी तो वो तो गिरना तय था। वो अब दफन हो गया। लेकिन मैं तो यही बोल लूँगा कि किसी वाहवाही के चक्कर में किसी की ज़िंदगी से नहीं खेलना चाहिए। हर कोई फेस नहीं कर पाता। कोई हाँ हो हाँ सके मेरी जगह कोई होता, हाँ। सुसाइड करता, उसके माँ बाप पे क्या बीतती। हम्म, या मेरे मेरे माँ बाप ने, मेरे सही माँ बाप ही सास में बुजुर्ग हो चुके कि पता नहीं अमित का क्या होगा। सही। तो मैं भी उनके लिए कुछ करता, जो माँ बाप के लिए मैं कुछ नहीं कर पाया, वे मेरे लिए कुछ नहीं कर पाए इन 12 साल में। सही इन बात है। 12 साल में आज मैं उम्र के उस पड़ाव पे हूँ कि मैं, मुझे रास्ता ही नहीं बैठ रहा कि मैं अब उस 12 साल जो मेरे खराब हुए, कितना मुझे आर्थिक, मानसिक, शारीरिक प्रताड़ना हुई है होगी। ही। तो अब प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं मेरठ न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ। कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है आपकी दुआ से। अपनी बात अच्छे से रखता हूँ, लोग बहुत आशीर्वाद प्यार देते हैं। और अब और तो आपके चर्चे मीडिया में हैं, बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स में आपके इंटरव्यू छप रहे हैं, आपकी जी एक जी, कहानी आ रही है। आज तो हमारे यहाँ भी आप मेहमान थे। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत, आपने मुझे मंच प्रदान किया। अमित भाई, आपकी जो कहानी है उससे ये तो सीख मिलती ही है, पता तो चलता ही है कि सिस्टम कैसे काम करता है, जेल कैसे काम करता है, पुलिस कैसे काम करती है। यही पता चलता है कि कोई भी परिस्थिति इतनी ख़राब नहीं हो सकती कि आप उससे लड़ के निकल ना उभर पाए। नहीं सकते, निकल नहीं सकते। जी जी। बल्कि आपकी कहानी सुनकर, पढ़कर, देखकर मैं उम्मीद करूँगा कि बहुत सारे लोगों को रोशनी दिखाई दे, और निराशा के गर्त में ना जाएं। जैसा आपने भी कहा कि कभी निराशा में खुदकुशी नहीं या जाना चाहिए जरायम कभी, वो आशा नहीं। आशा में जीना चाहिए हमेशा। नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद सर, नमस्ते। ये हैं एडवोकेट अमित चौधरी, जिन पर क्या बीती वो आपने सुना। 2 साल 4 महीने 16 दिन वो टॉर्चर सहा, जिसे सुनकर भी आप में से बहुत लोगों की रूह कांप गई होगी। और शुभकामनाएं ही दे सकते हैं। बाकी तो अमित के पास अपनी जिजीविषा, अपना जीवट, अपना जोश, उत्साह और आगे बढ़ने की हिम्मत है ही। उम्मीद है पढ़ाकू नितिन के इस एपिसोड से, जो अब तक का सबसे अलग ढंग का एपिसोड था, आपने हमने कुछ सीखा होगा, और ये जो सीख है हमें अपने जीवन को और बेहतर बनाने में मदद ज़रूर करेगी। अगले गुरुवार फिर हाजिर होंगे पढ़ाकू नितिन में किसी नए टॉपिक के साथ। इतने धैर्य से सुना, बहुत बहुत शुक्रिया।